और लैम्डा का भी 1/2, साइन का भी 1/2, और इसका भी μ1 ε1 μ2 ε2। ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये बताओ, रुको 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 रुको, इस पे भी आएंगे। पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो एप्सिलन है, ये एप्सिलन नोट है, एप्सिलन आर है, या एप्सिलन एम है? एप्सिलन कह रहा हूँ, म्यू म्यू। हाँ, एम नहीं है, रिलेटिव होगा ना मेरे भाई, तभी तो रिलेट होगा उससे। ऐसे ही ये वाला एप्सिलन, एप्सिलन नोट होगा, एप्सिलन एम होगा, एप्सिलन आर होगा, एप्सिलन आर होगा। तो असलियत में ये लिखा जाता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलन आर। हाँ, ये उल्टा कर लो, इसे कर लो उल्टा। ठीक है, तो ये सारी बातें यार, इसमें से कुछ कुछ बातें तुम कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि मान लो मेरा कलर रिफ्लेक्ट हो गया, तो सबसे ज्यादा डिविएशन कौन से वाले कलर में आएगी? देखो इधर देखो, एन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बोल सकते हैं। रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है, तो ये बड़ा होगा। तो पक्की बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर का बड़ा होगा, सॉरी आर का छोटा होगा वायलेट से। ऐसी हरकत हो सकती है वहां पे, ठीक है, और लगा दे पर्दा अगर धूप आ रही है तो। और ऐसे ही अगर तुमसे भी पूछ ले कि किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी ज्यादा है 2 से, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 इंटू में क्या रिलेशन होगा? बस ये ऐसी ऐसी हरकत कर सकता है। वो पूछेगा कि यहां से कोई रे बाहर आना चाह रही है, टीआईआर पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ा, मतलब तुम्हें वैसे तो अभी पढ़ाया। मान लो ये बल्ब है, तो तुमसे पूछ लेगा कि ये बल्ब में से कौन सी लाइट बाहर आएगी, कौन सी लाइट अंदर जाएगी। क्रिटिकल एंगल किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा? बोलो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसके लिए होगा? रेड के लिए सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे क्या चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना है ना? तो जब मान लो अभी कोई भी वो नहीं हुआ, कोई भी टीआईआर में नहीं गया, तो ऐसे जाएंगे ये कलर्स, ऐसे जा रहे होंगे। तो इसमें से मेरे को ये बताओ, रे तो ऐसे जानी थी, और सारे के सारे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुए, है ना? तो इस लाइन को यहां जाना था, ये रही नॉर्मल, ये है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो तुम्हें क्या लगता है सबसे कम बेंड कौन हुआ होगा? तो ये रेड होगी, और ये वाली, तो जब टीआईआर होगा सबसे पहले किसके लिए होगा टीआईआर, फिर उसके बाद ऐसे चलता, और सबसे आखिरी में तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसको चाहिए? क्लियर? तो इन सब बातों से ये सब चीजें फटाफट क्लियर हो जाती है, इसलिए ये वाला डब्बा जरूरी है थोड़ा सा। अच्छा, हम तो शिफ्ट पे लास्ट में, शिफ्टिंग सबसे पहले तो जैसे मान लो एक लेटरल शिफ्ट ही देख लो, इस पे कुछ आता वाता तो है नहीं, एक फॉर्मूला है इस पे ले देंगे बस। ये कोई स्लैब है, यहां से रे आई, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर तुम इसको सीधा खींचो तो ये दोनों लाइन पैरेलल नजर आएंगी तुम्हें, ये दोनों लाइन, ये है इमर्जेंट रे और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये दोनों पैरेलल नजर आएंगी। पैरेलल नजर आने का मतलब इनकी परपेंडिकुलर दूरी कभी भी नहीं बदलेगी, और यही परपेंडिकुलर दूरी को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, यही परपेंडिकुलर दूरी को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और इस लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इस लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा, मान लो थिकनेस टी है इस स्लैब की, तो हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर। अब इसमें आई और आर क्या है? ये रहा तुम्हारा आई और ये रहा तुम्हारा आर, ठीक है। एक तो ये शिफ्ट हो गई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, कोने में फेंकते हैं, याद रहेगी बहुत छोटी सी बात। और देखो और क्या हो सकता है इसमें, शिफ्ट में एक ऐसे भी होता है कि अगर हम नॉर्मल व्यू देखें, इसमें कोई भी मीडियम फील्ड है, मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, और तुम इसमें कोई भी पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट देख रहे हो,
तो तुम्हें इट अपीयर्स क्लोजर देन इट इज, इट एक्चुअली इज, तो ऐसा होगा। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये इसकी एपेरेंट पोजीशन है। इस चीज को बोलते हैं शिफ्ट। ये वाली शिफ्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कितना उभर के दिख रहा है ये। तो असलियत में कितना गहरा था? डी। दिखा कितनी हाइट पे या कितनी गहराई पे? डी डैश पे। और देख कौन रहा है? यहाँ से नॉर्मल व्यू देख रहा है कोई, ऐसे नॉर्मल ही देख रहा है, तभी ये सब वैलिड होगा। अच्छा तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका है कि अगर मुझे डी डैश निकालना है तो रियल, और जहां जा रहा है वो वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और जहां से निकला वो वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि डी डैश अपॉन में n2 इक्वल्स टू डी अपॉन n1। n1 ये वाला मीडियम है। अगर मैं इसी मीडियम में होता तो मेरे को यही दिखता है, अगर इसी मीडियम में होता तो ये यही दिखता। दूसरे वाले मीडियम के लिए आया ना शिफ्ट, तो दूसरे वाले मीडियम से क्या दिखा? डी डैश, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दूसरे वाले मीडियम का। तो इसको ऐसे भी ना करके तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, h1 अपॉन n1 इक्वल्स टू h2 अपॉन n2। अब भूल जाओ जो भी पढ़ा रखा है, अब सिर्फ इतना बताओ कि h1 क्या होगा? रियल, रियल तो है ही नहीं कुछ भी दुनिया में। h1 क्या होगा? जो n1 मीडियम से दिख रहा है। h2 क्या होगा? जो n2 मीडियम से दिख रहा है। आई बात समझ? इसका कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पे पानी ना होता, हवा होती, तो कहां नजर आता? कहां होना चाहिए था इसको? ठीक है, इसको थोड़ा सा और तुम ब्रीफली ऐसे समझ सकते हो। ये मीडियम है मान लो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √2, और ये वो मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, इस वाले मीडियम से ये जो 1.5 वाला है, इससे मुझे H1 नजर आती है, डेप्थ नजर आती है, और √2 वाले मीडियम से मुझे उसी चीज की H2 नजर आती है, डेप्थ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि तुम यहां पे कुछ नहीं करोगे, तुम्हें ये H2 कौन से वाले मीडियम से दिखाई दी? तो H2 अपॉन √2। और ये H1 कौन से वाले मीडियम से दिखाई दी? इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है, और ये बात भी सच है, मैं तो अपने मीडियम से देखूंगा ना। अगर मैं कोई चीज पानी में देख रहा हूं, तुम बैक ट्रेस करते हो, मुझे वो चीज क्यों उधर उधर नजर आती है? क्योंकि जब मैं बैक ट्रेस करता हूं, तो वो मीडियम जो मेरे वाला मीडियम हो, ये कहना चाह रहा है कि देखो, अगर तुम्हें पानी के मीडियम की बराबरी करनी है तुम्हारे वाले मीडियम को, तो इसे यहां दिखाना पड़ेगा। हर इंसान अपने हिसाब से देखता है चीजें। मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल बताया था, अगर तुम एक्वेरियम में कोई मछली देख रहे हो, तो तुम उसे पानी में नहीं, तुम अपने ही मीडियम में देख रहे हो, हवा में, इसीलिए तुम्हें वो अलग दिखाई दे रही है। तुम पानी में जाके देखोगे, तुम्हें अलग दिखाई देगी, क्योंकि अब तुम उस वाले मीडियम से देख रहे हो। तो हर आदमी अपने मीडियम से चीजें देखता है, और वही उसका सच होता है। ठीक है, तो H1 किसका सच है? मीडियम 1 का। H2 किसका सच है? मीडियम 2 का। क्या इससे आसान कुछ होगा? तो बस ये याद रखना है तुम्हें, H1 अपॉन N1 इक्वल्स टू H2 अपॉन N2। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आता है, तो बहुत तेज करने के लिए ये वाला डब्बा याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आएगा तो डायरेक्ट ये लगा देना, रियल इंटू दूसरे वाले का अपॉन पहले वाले का। हाँ, जो बेंड कर रहा है वो ऊपर है, जहां चीजें जा रही हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो तुम, जो तुमने पहले भी किया होगा, टू और ये फ्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डी इक्वल्स टू, सॉरी, डी इंटू रियल डेप्थ इंटू टू इंटू टू अपॉन में फ्रो। अच्छा एक ये वाली शिफ्ट होगी। अच्छा, इस शिफ्टिंग में थोड़ी सी वो है, चीजें हैं, वो अभी अगले उसमें बता दूंगा। एक और शिफ्ट है, वो भी देखो। यहां से कोई ऑब्जर्वर इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहां कोई ऑब्जर्वर है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखा जा रहा है, थिकनेस टी है इसकी। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को यहां ना देख के यहां देखेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे मान लो ये कोई भी स्लैब है, कोई भी स्लैब काम कैसे करती है, जैसे इस वाली पे आ जाओ, तो ये इमर्जेंट रे को ही तो ट्रेस करेगा ना ये ऑब्जर्वर। इसको बैक ट्रेस करेगा तो ये कहां पाएगा? यहां कहीं पाएगा इमेज। तो ऐसे ही यहां पे मान लो ये यहां पे गई, इसने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया, और इसने पाया कि यहां है इसकी। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसकी इमेज यहां कहीं मिलती। ठीक है, तो यहां पे भी तो शिफ्टिंग आई, तो इस चीज को बोला गया शिफ्ट। और ये शिफ्ट किसके बराबर होती है? ये शिफ्ट होती है 1 माइनस, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n स्लैब, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं बाहर वाले का n सराउंडिंग, सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n सराउंडिंग अपॉन n स्लैब इनटू में थिकनेस, इनटू में
थिकनेस, ये आ गई शिफ्ट। ठीक है, अब इन दोनों की थोड़ी मल्टीपल वेरिएशन है, प्रोग्रेसिव वेरिएशन है, वो अगली स्लाइड पे करा रहा हूं। पहले ये तीनों टाइप की शिफ्ट है, इन तीनों के अलावा कोई और शिफ्ट है ही नहीं अपने पास। ठीक है, जैसे पहले वाली की देखो, इसकी D1, ये D2, ये D3, ये N, N3, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गए, रियल डेप्थ हो गई इनकी। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि इस वाले का डी डैश निकाल दो मेरे को, कितना आएगा? डी एन, जहां जा रहा है वहां, और अपोन में N1 इस वाले का, और ये D1 होगा, यहाँ का डी डैश ऐसे ही यहाँ का। अब मुझे निकालना है, मान लो ये मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, तो मुझे निकालना है ओवरऑल डी डैश। तो वो क्या होगा? समेशन ऑफ डी बाई एन। सबका अलग अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा? एन तो सबका बाहर, अंदर क्या बचा? इसका D1 अपोन में N1, D2 अपोन में N2, D3 अपोन में N3, अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा। कहाँ पे? अच्छा, ये इसका ऐसे करो ना, I इक्वल टू 0 से लेके, 0 कह रहा हूँ, 1 से लेके N तक, या फिर कोई और नंबर ले लो P तक, तो ये आ गया NP DP। अब ठीक है, तो मैं आइडिया दे रहा था बस, ऐसे एग्जैक्ट थोड़ी ना बना रहा था। अब लो एग्जैक्ट ले लो, इसको याद मत कर लेना, अब ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है बस। पता लगा वहां यही सिग्मा फेल रहा है, ये प्रोमेट का समझ कुछ आ नहीं रहा। ये वाली वेरिएशन क्लियर? इसमें पानी भरा हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2, और बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/4, और ये जो बाल्टी का बेस है ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, मान लो 24 सेंटीमीटर नीचे। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ, जो बाहर से देख रहा है इसको, असलियत में क्या है? 24 सेंटीमीटर गहरा है। ये जो सरफेस है, बॉटम है, सरफेस कह रहा हूँ, बॉटम है इसका बाल्टी का, ये इस वाले ऑब्जर्वर को बाहर से देखने पे क्या, कितना ऊपर दिखाई देगा, या शिफ्ट कितनी आएगी? तो डी डैश कितना आ जाएगा तुम्हारा? डी 24 इंटू बिल्कुल 3/4 अपोन में 3/2, ये 2, ये फ्रो, तो 2 से 1 घटा 2, 3 से 1 घटा 3, तो कितना आ गया? 12। और शिफ्टिंग भी कितनी आ गई? ये शिफ्ट हो गई 12। अगर तुम डायरेक्ट शिफ्ट निकालते तो डायरेक्ट शिफ्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? डायरेक्ट शिफ्ट तुम्हारी आ जाती, शिफ्ट निकाल रहा हूं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता? जैसे मैंने तुम्हें यहाँ शिफ्ट निकाल के नहीं दिखाई, मैंने यहाँ पे तुम्हें ये सिर्फ ये निकाल दिया, हर जगह शिफ्ट निकाल लिया ना हमने, तो यहाँ भी शिफ्ट का फॉर्मूला देखो, शिफ्ट किसके बराबर आ जाएगा? डी माइनस डी डैश। तो डी कॉमन आ गया इसमें से, याद रखो, इसको इसी वाली वैल्यू को डी में से घटा दो, डी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस N2 अपॉन N1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अगर मुझे शिफ्ट निकालना हो तो डी कितना है? 24, 1 माइनस N2 अपॉन N1, मतलब वही 3/4 अपॉन में 3/2। तो कितना आ जाएगा? ये काट कुट करके 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2, इससे भी 12 आ गया। ठीक है, दो इमिसिबल वो है, लिक्विड है दो। जैसे मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 2√2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया √2, इसको एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है हवा से, तो तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, इसकी असलियत की गहराई है पूरी टोटल, या फिर ऐसा करो, ये भी H है, ये भी H है, दोनों H है, ये भी H हाइट तक भरा हुआ है, ये भी H हाइट तक भरा हुआ है। वो तुमसे बोल रहा है कि ये बॉटम कितना ऊपर उठ के दिखेगा इस आदमी को, तो क्या लिखोगे? इसका H अपोन में H अपोन में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2/√2, H अपोन में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2, और बाहर दोनों का 1, क्योंकि दोनों तो एयर में जा रहे हैं ना। ये क्या आया? ये तो आया मेरा डी डैश, ये आया डी डैश, और फिर इसको घटाएंगे 2H में से, आई बात समझ? तो कितना आ गया? 2√2 नीचे आ गया एलसीएम, इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास 2 नहीं है, तो इसको 2 दे देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3H, तो ये आ जाएगा 3H/2√2। और मुझे क्या निकालना था? शिफ्ट, तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी? 2H माइनस 3H अपॉन में 2√2, तो ये हो जाएगा 4√2,
4√2h माइनस 3h अपॉन में 2√2। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा होगा वो तुमसे डी डैश ही पूछ लेगा और ऑप्शन में ऐसी वैल्यू नहीं होगी, ऑप्शन में इस टाइप की वैल्यू होगी, वो रेशनलाइज करके दे देगा। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे रूट दो 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3√2h/4। ये एक ही बात है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर, पक्का? ऐसी है वो जो ग्लासेस स्लैब थी उसकी भी देख लो ऐसी, अगर ऐसे बहुत सारी ग्लासेस स्लैब लगा दी जाए। N1 N2 N3 और मान लो यहां ऑब्जर्वर है और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना चाहता है, इमेज यहां बनेगी तो कोई शिफ्ट आएगी, है ना। तो अब इन सब के हिसाब से क्या करा जाएगा, इसकी थिकनेस मान लो T1, इसकी थिकनेस मान लो T2, इसकी थिकनेस मान लो T3। अब यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सबकी अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे। इसकी क्या निकालेगी, इसकी निकलेगी T1 1 माइनस n सराउंडिंग कितना है, n एयर है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन और फिर प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन N2, फिर T3 ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। तो इस तरीके से अपना टोटल शिफ्ट आ गया, नेट शिफ्ट। तो ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है, अगर मैं इसको x नाम दूं तो ये ही x है वो, ठीक है। अच्छा तुमने एक और चीज अगर ध्यान दियो, इस ग्लास स्लैब का जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T1 माइनस n सराउंडिंग बाय n स्लैब, इस वाले फॉर्मूले में कहीं पे भी कोई ऐसा पैरामीटर आया जो मेरे को बता रहा हो कि ऑब्जेक्ट की स्लैब से क्या दूरी है या इमेज की स्लैब से क्या दूरी है, ऑब्जर्वर की स्लैब से क्या दूरी है, ऐसा कुछ भी आया उस फॉर्मूले में? इसका मतलब इस स्लैब को कहां फेंक रहे हो रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना शिफ्ट देगा खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि मेरे पास कोई एक लेंस है और बीच में मैंने एक स्लैब डाल दी, पहले ये लेंस 30 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा था और ये शिफ्टिंग करता है 2 की, तो अब कितने पे बनाएगा, 28 पे बना लेगा, ऐसा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर था, अब अगर लेंस से 18 सेंटीमीटर दूर कर दिया जाए तो अब इमेज कहां बनेगी, 28 पे ही बनेगी। स्लैब की पोजीशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लैब अपना जितनी शिफ्ट देना है उतनी शिफ्ट देगा, चाहे आंखों के बिल्कुल पास रख लो, चाहे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास रख लो, चाहे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रखा कहां है, वो अपनी शिफ्ट देगा गायब, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात, ठीक है। अब मेरे ख्याल से शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे टाइप की शिफ्टिंग हमने खत्म कर लिया, उनकी प्रोग्रेसिव वो भी खत्म कर ली, वेरिएशन भी खत्म कर ली। अच्छा अब इसके बाद एक क्वेश्चन करना, मान लो कोई स्फीयर है, इस स्फीयर पे कोई एक इंसिडेंट रे आती है, इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, इस पे कोई रिफ्रैक्टिव रे आएगी, सॉरी इस पे कोई इंसिडेंट रे आएगी और वो इंसिडेंट रे इस पे 60 डिग्री पे एंटर करेगी, वो इंसिडेंट रे इस पे 60 डिग्री पे एंटर करेगी, जिस इंटरफेस से वो एंटर कर रही है उसके अपोजिट वाले इंटरफेस पे मेरी रे रिफ्लेक्ट भी होगी रिफ्रैक्ट भी होगी, तो तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना। क्या हुआ ऐसे पिक एंड चूज कर रहा भाई, जैसे बिल्कुल वेपन की आर्टिलरी हो, ऐसे तो नेल पॉलिश में लड़कियां नहीं करती ड्रॉर खोल के, जैसे तो पेन में कर रहा है। सारी मैनेजमेंट बैग में ही है तेरे। थोड़ा जल्दी करो बस। आई 60 डिग्री, हो गया, कोई आया और क्या, क्वेश्चन में है कुछ थोड़े ना। मान लो ये कोई डायमीटर है, डायमीटर 2 रेडियस लेके घूमती है, रे यहां एंटर करेगी अपने आप नॉर्मल ये 60, रे जब यहां एंटर करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो सीधा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लो, स्नेल्स लॉ लगाने पे क्या करोगे, बाहर एयर है तो 1 sin 60 बराबर साइन जो भी रिफ्रैक्शन होगी इनटू √3, कोई दिक्कत, ये कितना होता है √3/2, √3 से √3 कटा आधा, साइन आर आधा आया मतलब 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे चली गई।
नॉर्मल से कितना एंगल बनाया इसने, अब ये है नॉर्मल अंदर, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वाली और इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? अगर ये 30 आ गया तो मेरे पास यहाँ का इंसिडेंट एंगल आ गया इस वाले इंटरफेस पे, क्यों? क्योंकि हर रेडियस अपने आप में एक नॉर्मल होता है स्फीयर का, तो ये बन गई इस वाले इंटरफेस पे नॉर्मल। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अब बाहर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा यहां चली जाएगी ऐसे। बताओ कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे स्लाइड स्लो लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, √3 sin 30 बराबर 1 इंटू साइन जो भी एंगल इमर्जेंट एंगल होगा उसका वो ई, तो कितना आ गया साइन ई, ये √3 है तो ये आ जाएगा आधा, ई आ गया 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री है और मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा 180 है, इतना मेरे को पता है। उसमें से 60 ये हो गया, ये वाला कितना हो गया 60। अच्छा आई बराबर आर होता है रिफ्लेक्शन में, तो ये 30 हो गया, तो बचा कितना, ये 60 ये 30, तो ये वाला कितना बचा 90, तो आंसर 90 आ गया। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं जिसका नाम है तीर। तीर बोले तो तीर में दो चीजें होती है, तीर को दो हिस्सों में बांट के, हाँ पढ़ो, एक क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे आर 90 हो जाता है, वो एंगल जिसपे आर। दूसरा ऑप्शन की जिसमें मेरी बाद वाली रे, इंसिडेंट के बाद वाली रे सरफेस से ग्रेज कर जाए, हाँ वही मैं भाषा बता रहा हूँ, दो अलग अलग चीजें, मतलब एक ही बात को बोलने के दो अलग अलग तरीके, क्रिटिकल एंगल और दूसरा मेरा मीडियम रेयर से डेंसर। अब ये क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, इसको नाम दिया मैंने थीटा सी, या सीधा कहां थीटा सी, सी दे देते हैं, हाँ बोल, रेयर से डेंसर कह रहा हूँ, डेंसर से रेयर, सॉरी सी नाम दे रहा हूं मैं इसको, थीटा सी की बजाय सीधा सी ही नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब ये अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है पहली कंडीशन, और अगर मेरा डेंसर से रेयर में जा रहा है दूसरी कंडीशन, तो टी आई आर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आई बराबर सी पे क्या होगा, आई बराबर सी पे आर बराबर 90 हो जाएगा, आई बराबर सी पे आर बराबर 90 हो जाएगा। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर किसी रे का आर 90 हो रहा है तो उसका आई सी रहा होगा, यही तो बात है, यहां तो कोई परेशानी। अगर कोई रे टी आई आर कर रही है तो उसका आई पक्का थीटा सी से या सी से बढ़ा रहा होगा, यही बात पक्की है, यहां तो कोई भी परेशानी, ठीक है। अब इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, नो एनर्जी इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि 100% ना तो ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ना ही एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, ना ही एमिशन पॉसिबल है ना लेकिन यहां पे 100% रिफ्लेक्शन हो गया, तो ऐसा हुआ तो हमने इसका नाम रखा टोटल, सारा का सारा ही तो रिफ्लेक्ट हो गया, 0% एनर्जी बाहर गई है, ठीक है। तो टी आई आर में क्या हुआ, ये हुआ, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस, यहां से कोई रे, मान लो क्रिटिकल एंगल पे ही बना रहा हूं मैं डायरेक्ट, यहां से कोई रे सी एंगल पे गई, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, यहां जाएगी, आर बराबर 90 अगर आई बराबर सी है। लेकिन अगर मेरा आई सी से बड़ा हो गया तो ये वाला एंगल आई ग्रेटर देन सी, तो अब मेरी रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और अब किसके नियम लगने शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन के। तो मान लो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई। कोई दिक्कत? तो ऐसे केस में अगर तुमसे पूछे कि इसमें डिविएशन कितना है, लाइन चुपचाप यहां जा रही थी सीधी, इतना तो पता है, इसमें डिविएशन कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 180, उसमें से तुम कितना घटा दोगे, ये भी आई और ये भी आई 2i, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस 2i, ये क्या आ गया डिविएशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, क्रिटिकल एंगल की बात करूं, क्रिटिकल एंगल की बात करूं, तो इसके लिए अगर मैं टी आई वो लिखूं, स्नेल्स लॉ लिखूं, तो क्या लिखा जाएगा, इधर से गए हम, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, तो मैं क्या लिखूंगा एन डी साइन आई, और यहाँ पे साइन आई किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के, तो आई की बजाय क्या लिख दूं, सी बराबर, उधर क्या आ जाएगा
एन आर और साइन 90। तो क्या मेरा साइन सी एन आर अपॉन एन डी आ गया। और किताब वाला फॉर्मूला कब चमकेगा, जब तुम एन आर को क्या कर दोगे 1, तो तुम्हें किताब वाला फॉर्मूला चमकने लग जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले से मेरा कोई खास मतलब रहेगा नहीं, मैं इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, 10 बार एयर आ रही है और एक बार कोई दूसरा मीडियम आ रहा है तो भी तो यही काम आएगा ना, वो तो वहां फेल कर गया ना। तो इसीलिए साइन सी एन आर अपॉन एन डी, रेयर अपॉन डेंसर। अच्छा, और अगर 1 अपॉन साइन सी की बात करें या फिर डेंसर की बात करें तो डेंसर किसके बराबर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी इंटू एन आर। कोई दिक्कत, एन डी, हाँ एन आर अपॉन में साइन सी, और अगर एन आर 1 हो गया तो एन डी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। यहां तक सारी बातें क्लियर है, कोई भी बात परेशान कर रही हो? ठीक है, हाँ बता। हाँ नहीं, ब्रूस्टर एंगल यहाँ, और जो ब्रूस्टर एंगल बनाया था उसने पानी का सहारा लेके बनाया था ना। हाँ लग तो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, बट उसने स्पेसिफिकली पानी के हिसाब से बनाई थी वो चीज। ब्रूस्टर एंगल जो बना था वो पानी के हिसाब से बना था। है एक चीज है तो तेरे मतलब की नहीं, इसमें नीट में नहीं है ना ब्रूस्टर एंगल। हाँ नहीं, तेरे मतलब की नहीं, तेरे मतलब की, बट फिर भी पता हो तो दुख नहीं होता। अच्छा, टीआईआर में यहाँ तक सारी बातें अगर तुम्हारी क्लियर है तो अब एक और चीज कर लेते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बस ऐसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। मतलब अगर तुम ऊपर से स्विमिंग पूल की सतह देखो, नीचे एक बल्ब जला दो तो तुम्हें कितना एरिया दिखेगा, कितना एरिया दिखेगा। ये एरिया दिखना किस पे डिपेंड करता है, टीआईआर पे। क्रिटिकल एंगल के बाद तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। अगर ये रे क्रिटिकल एंगल पे पहुंच गई, अगर यहाँ पे सी एंगल बन गया, तो अब यहां से ये वाली रे यहां चली जाएगी, तो अब इसके बाद जो भी रे जाएगी वो टकरा के वापस आ जाएगी, तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देगी सर्कल के बाहर। तुम्हारा पेरिफेरी विजन दूर दूर तक बस यही है, यहां से बाहर तुम नहीं देख पाओगे चाह के भी, क्योंकि इस बल्ब का क्रिटिकल एंगल वहीं तक था। ठीक है, कितना भी उल्लू बनो इससे बाहर नहीं देख पाओगे। लेकिन क्या तुम्हें बाहर ऐसे कोनिकल शेप की दुनिया दिखाई देगी, नहीं, दुनिया पूरी दिखाई देगी, दुनिया पूरी दिखाई देगी। कैसे, ऐसे यहां से एक रे ऐसे एंटर भी तो कर रही होगी ना तुम्हारी आंखों में, यहां से एक रे बिल्कुल जो इसके जस्ट ऊपर है, सरफेस के जस्ट ऊपर है, वो भी तो एंटर करेगी। क्या, नहीं पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, तुम्हें इस कोनिकल शेप के थ्रू पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, तुम्हें इसलिए ऐसा फील होगा ही नहीं कि तुम कोनिकल शेप में चीजें देख रहे हो। बाहर का तुम्हें यहाँ यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि यहां से एक रे आएगी और वो यहाँ एंटर कर जाएगी। तुम्हें कौन सी रे नहीं दिखाई देगी, जो सरफेस के पैरेलल आएगी वो भी एज पे दिखाई देगी तुम्हें, हाँ, लेकिन जो रे तुम यहां से भेजने वाले हो वो वापस आ जाएगी। बाहर वाली दुनिया के लिए कंडीशन थोड़ी ना है। हाँ, बाहर वालों को इस सर्कल के बाहर रोशनी नहीं दिखेगी, उन्हें ऊपर से ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई सर्कल है जो चमक रहा है, बस। तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा कि तुम कोनिकल शेप से चीजें देख रहे हो, कि तुम ऐसे तुम्हारा फनल बन चुका है दुनिया का, ऐसा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तुम्हें आज भी नॉर्मली चीजें दिखाई देगी जैसे पानी से दिखाई देती है अनंत काल तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया मैं निकाल तो लूंगा कब, जब मुझे ये वाला आर मिल जाएगा। जिस दिन मुझे ये वाला आर मिल गया उस दिन मेरी दुनिया निकल जाएगी। ये वाली किस रेडियस से मैं देख रहा हूं, और ये सर्कल ऑफ इन्वेलेंस का रेडियस पता लग गया तो एरिया भी पता लग जाएगा। इसका वो जनरली एरिया पूछता है तुमसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, मेरे को पता है क्रिटिकल एंगल के बाहर वैसे ही कुछ नहीं जाना, अगर ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर ये वाला एंगल सी है और यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं इस वाले पे, तो मेरे को क्या लिखा जाएगा, मेरे को लिखा जाएगा साइन सी एन आर अपॉन में एन डी। अभी तो पढ़ा, इस वाले इंटरफेस के लिए वाली कंडीशन मैंने लिख दी। अब अगर मुझे पता है मेरा साइन सी एन आर अपॉन एन डी है, तो टेन सी किसके बराबर हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा, एक ट्राइंगल बना लो, ये रहा वो ट्राइंगल, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा सी, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, और ये
एन आर। तो ये कितना आ जाएगा tan c परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एन आर अपॉन अंडर रूट एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। मैं तुम्हें समझ के सारे सवाल एक साथ करा रहा हूँ, इसलिए जनरलाइजेशन में कूद गया मैं। बाकी सवाल करा देता तो हो जाता, लेकिन हर सवाल में कुछ कुछ वेरिएशन होंगी, तुम सारी संभाल लोगे अब, क्योंकि जनरलाइजेशन में कर रहे हो। तो tan c इतना आ गया। अगर tan c इतना आया तो tan c इतना आने के बाद क्या ये वाली साइड भी निकाल सकता हूं मैं इस ट्रायंगल की? बताओ क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली साइड r किसके बराबर आ जाएगी? हाँ, tan c बराबर एक और चीज होगी r अपॉन में ये वाली, ये क्या है इसकी गहराई, डेप्थ d। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? d बाय, हाँ r बाय d। ठीक है, या तो कोई दिक्कत? तो r किसके बराबर आ गया? r बराबर आ गया d tan c। कोई दिक्कत? और ये tan c मुझे पता है कितना है, तो r बराबर आ गया d एन आर एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मेरे पास r आ चुका है तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया कितनी दूर है? पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई और उसका स्क्वायर कर दो तो डी स्क्वायर एन आर स्क्वायर अपॉन में एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। अब यहीं पे अगर उसने बाहर एयर 1 दे दिया तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन आर बराबर 1 के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन में एन डी स्क्वायर माइनस 1। ये कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नसीहत नहीं दे रहा है, सब याद करो। मैं बस तुम्हें समझाया एक जनरल सवाल। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी गिवन नहीं है, तुमने सब निकाल लिया। ऐसी वो वेरिएबल देगा, भाई कितने वेरिएबल है मेरे पास यहाँ, गिन लो, 1 2 और 3 और 4, 4 वेरिएबल है, कोई 3 दे देगा निकल जाएगा, या फिर कोई 2 दे देगा और स्नेल्स लॉ से बाकी एक निकलवा लेगा। तुम्हारे पास फिर से 3 वेरिएबल इकट्ठे हो गए, फिर अब 4 वेरिएबल थे तुम्हारे पास, 3 तुमने निकाल लिए जुगाड़ के और फिर से हो गया वो। सवाल समझ रहे हो कैसे कैसे बन सकते हैं? तो तुमसे कोई 2 वेरिएबल छुपा सकता है, एक वो तुमसे स्नेल से निकलवा लेगा, और फिर वो जब 3 वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 भी निकल, चौथा भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से तुम अब सारे सवाल कैटर कर सकते हो। बताओ अब टीआईआर में कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है टीआईआर की? ठीक है। जैसे छोटे मोटे सवाल कर लो इसके कुछ कुछ। क्रिटिकल एंगल निकाल दो सिचुएशन का। इसका भी क्रिटिकल एंगल निकाल दो। ये 3 करो पहले। इसका क्या आया? साइन सी तुमने क्या लिखा? एन आर अपॉन एन डी 1 अपॉन रूट 2, मतलब सी बराबर 45। सही बात है। इसका कितना लिखा? 4/3 3/2, तो सी बराबर साइन इनवर्स 8/9। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये कोई प्रिज्म है जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो तुमसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो जिससे रे यहां से जाए एबी पे, पर वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो। हाँ, तो सीधा सीधा क्या पूछा है उसने? इनडायरेक्टली क्रिटिकल एंगल पूछा है। तो इस पे क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। नॉर्मल यहां बनेगी, कोई दिक्कत इसमें? अगर ये नॉर्मल है तो ध्यान से देखना, ये 60, ये 90, ये वाला एंगल, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे पता है कि ये वाला एंगल भी 90 होता है, और अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल, इसमें कोई परेशानी? पक्का? तो अब ये एंगल तो आ गया 30, है ना? अब ये इतनी बेकार चीज पूछना बेकार है, मैं पूछूंगा एन बताओ कितना होना चाहिए कि टीआईआर हो जाए। हाँ, तो इस एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? मुझे बताया अब आई कितना है? 30। उसी को क्या बना दूं? सी। तो साइन सी किसके बराबर रख दूं? या फिर वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, मैं बताया क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारा आई किसके बराबर आया? 30 के बराबर। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा
30 डिग्री सी से बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। अगर मेरा सी 30 डिग्री से बड़ा हो चुका है तो इसका मतलब टीआईआर हो चुका है। ये 30 था, अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो ग्रेज करती। मैं कह रहा हूं उससे भी बड़ा कर दो तो अंदर ही रहेगी, तो 30 को ही क्रिटिकल से बड़ा बना दो, अपने आप हो गया। तो दोनों साइन साइड ले लो, साइन ले लो, तो ये कितना आ गया साइन 30। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा साइन सी मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1/ND है ना, बाहर तो एयर है, तो ये आ जाएगा NR/ND, NR/ND। तो यहां देखो अब ऊपर ये तो 1 है, तो ये लिखा गया साइन 30 कितना होता है, बड़ा होना चाहिए किससे, 1/N से, ND एन ही है ना, ये रहा N। तो अब मेरे को बताओ क्या N छोटा हो जाना चाहिए 2 से? देख लो, सोच लो कैसे, बोलो। हाँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कुछ नहीं करना तुम्हें, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 2n से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। जब 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जिसको इनइक्वालिटी नहीं बता आती उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा n, यहाँ कितना आ जाएगा, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2, तो n मिनिमम 2 पे वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, क्या कर देगा, ग्रेज करवा देगा, R90 दे देगा। उससे हल्का से भी बड़ा कर दोगे इसको, अगर इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.00000001 भी कर दोगे तो भी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये पूछ रहा है, निकालो। अच्छा, अरे भाई रुक जाओ, आदमी की जिंदगी का चाह डल जाए एक बार, भाई साहब तुम तो खाने को तैयार हो। सही है। हो गया, करने को तरीका है इसमें। क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है ना वो, साइन सी पूछ रहा है, 1/n होता है, 1/n मतलब √3 इंटू 4/3, 1/2। तो बिल्कुल जिसने भी बोला था 30 डिग्री एकदम सही आंसर है, ठीक है। लैम्डा क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, कोई मीडियम है जिसमें वेवलेंथ मुझे लैम्डा मिलती है। भाषा है सवाल की यार, उसमें तुम क्या कर सकते हो, पढ़ के ही तो समझना है। अच्छा एक बार पहले प्रिज्म देखो फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। प्रिज्म एक डोरेमोन से पेट से निकली डिवाइस है जिसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज के कोई भी दो साइड एंटी पैरेलल नहीं होती, बल्कि किसी एंगल पे होती है। उस एंगल का नाम होता है ए बोले तो एपेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये तीनों एक ही बात है, इन तीनों का मतलब क्या है, ए। कई बार वो तुमसे बोल देगा रिफ्रैक्टिव एंगल निकाल दो, तो तुम वहां पे आर निकाल के आ रहे होंगे, बट वो क्या पूछ रहा है तुमसे, रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब ए पूछ रहा है, ठीक है। अब प्रिज्म में बहुत छोटी छोटी बातें हैं और आसान है बहुत। यहां से कोई भी रे आएगी, यहाँ नॉर्मल बनेगी, इतना काम अपने को आता है, ये एंगल आई बनेगा, हो गया काम खत्म। यहाँ स्नेल्स लॉ लग जाएगा, स्नेल्स लॉ किस नाम पे लगेगा यहाँ पे, मान लो बाहर बने, या फिर इसको बोलो बाहर सराउंडिंग है और अंदर प्रिज्म है। प्रिज्म किसी मीडियम के अंदर भी तो रख सकता है। हाँ, NS sin I बराबर NP sin R1, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी, तो इस एंगल का अबे टुवर्ड्स अब मैं मान के चल रहा हूँ, सुनो मेरी गलती है, मैंने इसे नहीं बताया कि मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब ठीक है, टुवर्ड्स। यहाँ पे एक और इंटरफेस आया, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगी, ये बाहर निकल गई, अब ए जाएगी, एंगल ई बन गया और ये एंगल R2 बन गया। ये R2 इस वाले के लिए इंसिडेंट है, कोई दिक्कत?
ये काम होने के बाद इधर भी एक स्नेल्स रूल लिखा जाएगा। वो क्या लिखा जाएगा? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन पी साइन आर टू बराबर एन एस साइन पी। यहां तक होता कोई दिक्कत? दुनिया में कुछ भी होता फिर कुछ भी हो जाए, R1 प्लस R2 ए होगा। प्रिज्म में 10 बातें बदलेंगी कंडीशन बदलने के बाद, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, बहुत तगड़ा रीजन है उसका। ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों का मिला के 180 बचता है, बचता है। तो फिर R1 प्लस R2 यही तो बचेगा, कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं। तो R1 प्लस R2 बराबर ए है ना। अब निकालते हैं डिविएशन, मेन काम वही है। ये यहां जा रही थी पर असलियत में यहां निकल गई, तो धोखा इतने का हुआ। ये रे यहां जा रही थी बट यहां निकल गई, तो धोखा इतने का हुआ। नेट धोखा बताओ कितना हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, तो नेट धोखा ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि ये है नेट धोखा। ये रे थी, यहां जा रही थी, और फाइनल रे यहां जा रही है, तो यही तो तुम्हारा नेट धोखा है। तो यह है टोटल डिविएशन। पूरे ओवरऑल प्रिज्म ने इस रे को कितना डिविएट कर दिया, ऐसे घुमाया, टोटल इतना घुमाया। दिख रहा है? अब मेरे को बताओ, अगर ये Xi2 है, Xi2 कह रहा हूं, ये del2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? del2। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो del बराबर del1 प्लस del2। बाई फील के साथ भी वही आ रहा है, मैथमेटिकली भी वही आ रहा है। अच्छा, अब del1 किसके बराबर और del2 किसके बराबर, ये देख लेते हैं। इस साइड देखो, यहां देखो ध्यान से, और यहां पे देखो। अगर मुझे यहाँ पे del1 प्लस del2 ऐड करना है, del1 प्लस del2 ऐड करना है, तो ये del2 किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, ये del2 e माइनस R2। कैसे? मैं बताता हूँ। ये R2 दिख रहा है, ये कितना होगा? टोटल del2 ना, टोटल ई, और उसमें से R2 घटा दो तो क्या बचेगा? तो ये किसके बराबर आ गया? ऐसे इधर निकाल लो, अब आसान है तुम्हारे लिए। इधर कितना आ जाएगा? I माइनस R1। तो ये आ गया I माइनस R1। तो ये क्या आ गया? नेट डिविएशन। नेट डिविएशन अब किसके बराबर आ गया? I प्लस ई माइनस, और R1 प्लस R2 को क्या लिखते हैं हम? प्रिज्म में 10 बातें बदलेंगी, ये नहीं बदलेगा। ये तुम हर प्रिज्म के लिए लगा सकते हो, ये तुम हर प्रिज्म के लिए लगा सकते हो, ये भी तुम हर प्रिज्म के लिए लगा सकते हो। अब कुछ प्रिज्म के स्पेशल केस होंगे कि मिनिमम एंगल हो गया और मिनिमम डिविएशन हो गया, या फिर छोटे एंगल का प्रिज्म हो गया, इनमें कुछ कुछ बातें बदलेंगी। लेकिन ये दो चीज सारे प्रिज्म के लिए वैलिड है। ये बड़े एंगल प्रिज्म के लिए भी वैलिड है, छोटे एंगल प्रिज्म के लिए भी वैलिड है, मिनिमम डिविएशन के लिए भी वैलिड है ये सारे। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। मिनिमम डिविएशन में कुछ नहीं होता, बस मिनिमम डिविएशन की एक खास बात है, उसमें आई बराबर ई हो जाता है। आई बराबर, ऐसा ग्राफ की वजह से होता है ऐसा, इसका कोई रीजन नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, मेरे पास, किसी के पास होगा पर जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं होता किसी के पास। ठीक है, तो आई बराबर ई, मेरे को नहीं पता क्यों हो रहा है, ये कुदरत जानती है क्यों करा उसने ऐसा। इसका हम कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ भी ऐसे नहीं फॉर्मुले से नहीं बनता वो ग्राफ, उस ग्राफ से फॉर्मुले निकालते हैं हम। हाँ, तो तभी तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता, अब मैं तो अपनी बात करूंगा ना, है ना। कोई आगे मेरे से लड़ने लगे, नहीं मेरे को तो पता था, और मैं उसे ये नहीं समझा रहा नहीं पता तेरे को, तो इसलिए अपनी गलती मानो, आगे बढ़ो। आई बराबर ही क्यों हुआ? कुदरत ने किया। और हमने कैसे देखा? ग्राफ बना के देखा। ग्राफ हमने मैथ से बनाया नहीं, कहां से बनाया? एक्सपेरिमेंट से। मेरे पास उतनी मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने को आई नहीं रही थी, तो मैंने क्या करा? ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ इसका इस तरीके से, इस टाइप का बनेगा, और यहां इस पॉइंट पे पहले ग्राफ देख लो किसके बीच का है। ये है डिविएशन और ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल। दो ही रिफ्रैक्टिव एंगल है अपने पास, एक तो आई और एक ई, आई और एक ई। तो यहां पे लिखा जाएगा आई और ई। मुझे बताओ क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल इस पॉइंट पे आएगी? यहां तुम आई से चालू हुए थे, ये मिनिमम डिविएशन आ चुका है, यहां तुम ई पे गए हो, तो जब ये दो वैल्यू इधर आएगी तो आई बराबर ई हो जाएगा इस वाले जाई मिनिमम पे। तो जाई मिनिमम पे आई बराबर ई ऐसे होता है। रीजन नहीं है इसका कोई, मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें। कभी तुम ये सोच लो ये तो फीलिंग है, यही तो रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस एक याद करने का तरीका हो गया कि असलियत में ऐसा हुआ था, इसलिए हमने चुपचाप मान लिया, कोई लड़ाई नहीं करी, तुमने बोला हमने माना।
आई बराबर ई पे मिनिमम डिविएशन आता है, मिनिमम डिविएशन। कोई परेशानी यहां तक? अगर आई बराबर ही है तो एक और मजे की बात ये हो जाएगी, R1 बराबर R2 हो जाएगा, मजबूरी है इसकी। अगर आई बराबर ही है तो R1 बराबर R2 होगा, मजबूरी है। समझे? ऐसे समझो इसको कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे मान लो 22 डिग्री की रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्लेक्शन आती है, तो अगर 22 डिग्री से अंदर से कोई रे आए तो उसके लिए रिफ्लेक्शन 30 डिग्री की आएगी, तो वही इस इंटरफेस पे क्यों बदलेगी बात? तो अगर आई बराबर ही है तो बराबर R2 होगा, और अगर R1 बराबर R2 है, बराबर R है, तो A बराबर 2R। तो डायरेक्ट लिखो तो R बराबर A/2। ये वाली बात क्लियर हुई? क्लियर है? ठीक है। R बराबर A/2 और I बराबर E पे एक और खास बात क्या हो जाएगी कि ये जो मेरा डेल मिनिमम है ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे रख दो, I प्लस I, 2I हो जाएगा माइनस A। मैं पता क्यों A को किसी और के टर्म्स में नहीं लिख रहा? क्योंकि A मेरा प्रिज्म का एंगल है, तो वैसे बुढ़का भर के नाप सकते हो उसको, यहाँ ये था एंगल। अरे होते हैं ना केमिस्ट सुन के, वो बता देते हैं इसका बुंड ऐसा है, तो फिजिक्स बुढ़का भर के ये नहीं बता पाएगा एंगल कितना है प्रिज्म का, बताना तो चाहिए। तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम नाप के निकाल सकते हैं, फिजिकली एक्सेस होता है हमारे पास प्रिज्म का। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर टर्म किस में रखना चाहूंगा? ए में रखना पसंद करूंगा। वो सवाल में तुमसे ये भी पूछ सकता है, कोई परहेज नहीं है, बट हम अपने फॉर्मूले जब जनरलाइज करेंगे तो हम ये सोच के निकालेंगे कि मेरे पास किस किस चीज का इजीली एक्सेसिबल है मेरे पास, तो ए आ गया उसमें। जाई मिनिमम 2i माइनस ए। मुझे जो नहीं पता, जो मेरे हाथ में नहीं है, वो क्या है? आई और आर का मिला जुला खेल, या फिर आई का डिविएशन का खेल, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई निकाल लूंगा, किसके फॉर्मेट में? जाई मिनिमम के फॉर्मेट में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जाई एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और आर कितना है? A/2। तो मैंने आई और आर निकाल लिए। जैसे ही मैंने आई और आर निकाल लिए तो स्नेल्स लॉ लग जाएगा। अब किसी भी साइड लगा लो स्नेल्स लॉ, इधर लगाओ इधर लगाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कब नहीं पड़ेगा फर्क? जब अगर मिनिमम ना होती क्या फर्क पड़ता? हाँ, अब नहीं पड़ेगा। इस पे लगा लो इसके मतलब, क्योंकि इसका भी आई आर इसका भी आई आर एक ही बात है। तो बताओ स्नेल्स लॉ अगर अब मैंने लगाया, जैसे इसी को लगा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन एस आई की जगह क्या लिखा जाएगा? या फिर एक काम करते हैं, एन पी अपॉन एन एस निकालते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? जिस दिन ये 1 हो गया तो मेरा प्रिज्म का एंगल वो आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा प्रिज्म का। तो किसके बराबर आया? साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। अगेन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा? सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड होगा, और कभी भी वैलिड नहीं होगा। यहां तक सारी बात क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद एक और टाइप का प्रिज्म आता है, छोटा एंगल प्रिज्म, जिसका ए छोटा होता है। कितना छोटा है? बराबर 8 डिग्री। ऐसे प्रिज्म के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती हैं। जैसे स्पेशल कंडीशन क्या होगी? अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो एंगल छोटे होने से क्या होता है? साइन थीटा थीटा बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली साइन आई बराबर आई हो जाएगा, साइन आर बराबर आर हो जाएगा। तो अब मेरे को दोबारा से इस वाले इंटरफेस पे कंडीशन लिखवाओ, क्या लिखी जाएगी? यहां लिखा जाएगा एन एस आई बराबर एन पी आर। कोई दिक्कत? ये है आई, ये है R1। ऐसे ही इस वाले इंटरफेस पे लिखवाओ स्नेल्स लॉ, क्या लिखा जाएगा? एन पी बराबर ई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दो, लेकिन जोड़ो इस तरीके से, एनपी एनपी साथ आए, एनएस एनएस साथ आए, तो क्या लिखा जाएगा? एनपी कॉमन लिया, R1 प्लस R2 बराबर एनएस कॉमन लिया, आई प्लस ई। बताओ कोई दिक्कत? ये तो ए होता है, तो अगर मैं यहां से चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनपी अपॉन एनएस इंटू ए बराबर है आई प्लस ई के, बराबर है आई प्लस ई के। अब मैं चाहता हूं कि मुझे डिविएशन दे दो तुम, तो डिविएशन कितनी आ जाएगी? डिविएशन मिनिमम नहीं है, नॉर्मल डिविएशन है किसकी? छोटे प्रिज्म की, छोटे एंगल वाले प्रिज्म की डिविएशन, मिनिमम नहीं, सिर्फ डिविएशन कितनी आ जाएगी? आई प्लस ई कितना निकाला अभी अभी तुम्हारे सामने? एनपी अपॉन एनएस इंटू ए, माइनस ए लिखा हुआ है, ए कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर? एनपी अपॉन एनएस माइनस 1 इंटू ए। इसी को तुम इस नाम से जानते हो। पूरा प्रिज्म खत्म। सारी बातें क्लियर है? कुछ छूटा? हाँ बता। ऐसे हो गए, देख इस आई की वैल्यू 60 है, इस आर की 30 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है दोनों का, यहां भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, यहां भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है,
पक्की बात है। मैं इसको 60 कर चुका हूं, इसको 60 कर चुका हूं, इसके पास क्या ऑप्शन है कोई 30 के अलावा कुछ और होने का? आप समझ आया? हाँ, वो तो डिस्पर्जन है। हाँ, बस इसकी जस्ट बात पढ़ा रहा हूँ, इससे अगली स्लाइड में वही पढ़ाऊंगा। पहले ये सारी बातें कंफर्म करो, ये सारी बातें क्लियर हुई है, क्योंकि उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? आगे बढ़े। अब एक चीज होती है यहाँ पे डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, अब सुनो, दो चीजें होती है, एक होता है डिविएशन और एक होता है डिस्पर्जन। तुम्हें क्लियर कट इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूं तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए फिजिकली क्या हो रहा है। डिविएशन मतलब रे का बेंड होना, अपने रास्ते से भटकना इज डिविएशन। एक लाइट का रंग बिरंगे कलरों में फैल जाना इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब लाइट फैल रही है कलर्स में, और डिविएशन मतलब लाइट अपने रास्ते से भटक रही है। अगर मैं बोलूं कि डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, इसका मतलब रंगों में तो हाँ भटकी नहीं, पर रंगों में फैल गई। अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि हाँ डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब क्या है, भटक गई पर सफेद की सफेद रही। क्लियर है? यहां तो कोई परेशानी? ठीक है, तो पहले आप डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर समझो। डिस्पर्जन को हम शो करते हैं डिस्पर्सिव एंगल थीटा। ठीक है, अगर तुमसे कोई डिस्पर्जन बोल रहा है तो किसकी बात कर रहा है? थीटा की बात कर रहा है। अब थीटा ही क्या है, थीटा भी बताता हूं। मान लो कोई प्रिज्म है और छोटे एंगल का ही है वो, ये भी किसके लिए वैलिड है? यहां खत्म हो गई ना? अच्छा, क्या कर सकते हैं भाई, छोड़ो, जिसका छूटा छूटा भाई। मैं मैक्सिमम जो कर सकता था भाई कर रहा हूँ, नेट में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मान लो प्रिज्म 1 प्रिज्म 2। अब सुनो, दो ही चीजें हो सकती है, एक तो थीटा और एक डेल। तो या तो डेल होगा या थीटा होगा। तो अगर दोनों प्रिज्म इस ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं तो मेरा थीटा नेट हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और अगर मेरा डेल नेट निकालना है मेरे को तो हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। ये डेल 1 क्या है? इसका, इस वाले प्रिज्म का नेट डिविएशन। ये एक रे को कितना डिविएट कर देता है, ये है डेल 1, ऐसी डेल 2 इसका है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास दो प्रिज्म ऐसे ना रख के ऐसे रखे हो, एक ऐसे रख दिया और एक ऐसे रख दिया, एक सीधा सलाम एक उल्टा सलाम, तो कोई भी रे अगर जाएगी, इसके पास होगा थीटा 1 और डेल 1, इसके पास होगा थीटा 2 और डेल 2। तो यहाँ पे नेट थीटा किसके बराबर आएगा? मोड ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। और यहाँ पे डेल नेट किसके बराबर आएगा? डेल 1 माइनस डेल 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये दो ओरिएंटेशन है हमारे पास। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये इसके एंटी लगा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रे यहां से गई, बेंड हुई, फिर इसमें एंटर कर गई यहां से बेंड होने के बाद, तो इसने तो इस तरीके से बेंड की कि ये ऐसे आई, और ये बिल्कुल उसको एग्जैक्टली ऐसे बेंड कर देगा। तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगी। अगर ये दोनों पैरेलल आ गई तो क्या ये डिविएट हुई? नहीं, तो उसमें डेल नेट कितना आ गया? आ भी सकता है 0। क्या ऐसे रखने से प्रिज्म डिविएशन 0 आ सकती है? आ सकती है, आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 7 रंगों में ना टूटे। ऐसा हो सकता है सातों के 7 रंग में टूट रहे थे, सातों के 7 रंग में टूट रहे थे, बट सारे के सारे बाद में और पहले पैरेलल आ गए। अब यहाँ पे तो 7 रंग है, यहाँ पे एक ही है, ये कैसे पैरेलल हो गए? इसका मतलब उसका येलो इस वाली व्हाइट की पैरेलल है। अब बात क्लियर हुई? तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कट समझा पाया डेल नेट 0 होने का मतलब क्या है। पक्की बात? अब ऐसी क्या तुम इमेजिन कर सकते हो थीटा नेट 0 होने का क्या मतलब हुआ? बताओ क्या हुआ? व्हाइट से व्हाइट ही निकल गई, लेकिन पैरेलल नहीं आ पाई। लेकिन पैरेलल, और अगर दोनों 0 हो गए तो व्हाइट से व्हाइट भी और पैरेलल है, स्लैब बन गया। समझ आया? कोई दिक्कत? तो क्या सारे कॉम्बिनेशन पता है? अब इसमें से दो कॉम्बिनेशन अपने सिलेबस में वो कर लेते हैं। पहला क्या है? डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। इसका मतलब डिविएशन नहीं है, और डिविएशन ना होने का मतलब क्या? नेट 0 हो गया, डेल नेट 0 हो गया। तो मैंने दो प्रिज्म ले लिए। अच्छा, ये कभी भी इस केस में पॉसिबल है क्या जो मैंने ये दो बातें करी हैं? इस केस में कभी भी पॉसिबल? माइनस तो वहां लगा हुआ है तो उसी केस में पॉसिबल है। एक प्रिज्म ऐसा ले लिया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n डैश, एंगल ऑफ प्रिज्म है a डैश,
येलो का एन वाई डैश, अच्छा एक काम करो ना, डैश तो दूसरे वाले को ले लेंगे, चलो अब इसी को ले लो, छोड़ो। और एन आर डैश एन वी डैश, ये चाहिए होंगे मुझे। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एन होगा, ए होगा, एन वाई, एन आर, एन वी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब मुझे डिस्पर्जन चाहिए, डिविएशन नहीं चाहिए। तो डिविएशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, डेल नेट जीरो बोले तो डेल वन बराबर डेल टू। अब डेल वन किसके बराबर होता है बताना, नेट डिविएशन आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन वो थोड़ी लगाएंगे, यहाँ तो कलर में खेलते हैं। एन वी माइनस एन आर, शाबाश, बाय बाय कहां से आया, इनटू ए। क्या कहना चाह रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है, थीटा का है। ये तुमने वो निकाल दिया, उसका रेंज क्या है उनके साथ कलरों की, वो निकाला है। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, डेल, डेल बताओ डेल क्या होगा। हाँ, डेल नेट डिविएशन किसके बराबर, म्यू किसका, इसका, तो ये आ जाएगा एन डैश, शाबाश, माइनस 1 इंटू ए, खत्म बात, बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश था। तो अब यहां से क्या मेरे पास एन वन एक साइड करो, ये आ चुका है, अप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या चाहिए होगा अगली बारी, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब जो तुम बोल रहे थे वो अब होगा, यही रखे हुए हैं, यही पैरामीटर है। तो अब डैश और बिना डैश के फॉर्म में ही लिखवा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा नेट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाएगा। ऐसा होने से क्या यहाँ पे एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। बताओ कोई दिक्कत, डिवाइड में ले जाना, डिवाइड में लाके कर लो, आगे तो कर लोगे ना जो भी है। तो ये दो वेरिएशन है बस अपने पास, यहाँ पे डिस्पर्जन भी खत्म, प्रिज्म ओवरऑल टोटल खत्म। बताओ यहाँ तक एक भी डाउट, और हमने हर चीज समझ के की है, सीधा ऐसा नहीं है फॉर्मूले लिखे हैं हर चीज ड्राइव भी करी है। अब एक दो छोटे छोटे सवाल करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव पे इस चैप्टर की, जो कि है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जैसे अगर तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो 60 डिग्री है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका √3 है, तो वो कह रहा है आई निकालो मिनिमम डिविएशन के लिए, और अगर कर पाए तो मिनिमम डिविएशन भी निकाल देना। सवाल समझ आया, बताओ, यही बता दो। यहां से भी रे आई होगी, ये नॉर्मल बन गई होगी, फिर उसने रिफ्लेक्शन कर लिया होगा, ये आई बना होगा और ये आर बना होगा। ये एंगल बताओ कितना बनेगा, आर ही बनेगा। अरे मिनिमम का मतलब क्या है, R1 बराबर R2, और उसने मेरे से आई पूछा है, मिनिमम डिविएशन के लिए आई पूछा है, तो मेरे को पता है कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मिनिमम डिविएशन निकालने के लिए। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ तू बता, R30 आ गया, कैसे, क्योंकि वो हाँ A/2 होता है, लगे हाथ, R तुरंत आ गया, R बराबर 30। अब स्लाइन स्लो लगा दो यहाँ पे, तो साई आ जाएगा 1 सेकंड में। तो जैसे यहाँ पे स्लाइन स्लो लगा, तो स्लाइन स्लो लगते ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन आई, इसका तो बनी है इंटू 1 बराबर में साइन 30 मतलब 1/2, और इंटू में √3, तो आई कितना, अगर आई 60 आ गया तो मिनिमम डिविएशन किसके बराबर होगा, क्योंकि मिनिमम है तो आई और ई बराबर होंगे, तो 2i कितना हो जाएगा 120 माइनस ए कितना है 60, तो 120 माइनस 60 इज आंसर। कोई दिक्कत, एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री है, हाँ 1 डिग्री, किसको पता नहीं लगा, वो चबाते चबाते उसने बिल्कुल ही पतला कर दिया। कहाँ कहाँ कहाँ, एन पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है भाई, उसने मिनिमम डिविएशन पूछ ली ना, और इसका एंगल भी छोटा दे दिया, तो सारे वो जो गरीब फॉर्मूले सारे लग जाएंगे। एक ही लाइन का है,
5 आ गया सभी का? तेरे भी 5 आ गया? सब तेरा आया 5? क्यों नहीं आया? चल तू बता, फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बता क्या चाहिए? म्यू माइनस आगे, ठीक है, किसके बराबर? अच्छा, ये कितना? -1 इंटू 1 0.5 है, इसको हटाऊंगा तो 5 बटा n कितना? अब ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यार? फॉर्मूला मेरे से पूछना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा दोबारा ड्राइव कैसे करते हैं। ये तो गलत बात है भाई, तो हार मानने वाली बात होगी। पेन डाउन बोलते हैं इसको आम भाषा में। खा जा भाई, खा जा। तुम थोड़ा सीरियस हो तो मैं ढंग का सवाल दूं। वाई मतलब? हाँ, वाई मतलब जलो। क्वेश्चन बहुत छोटे में लिखूंगा, बहुत छोटे में, जो नहीं आएगा पूछ लेना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, ये जो एक्रो एक्रो मैंने लिखा है, एक्रोमेटिक एब्रिविएशन, एब्रिविएशन कह रहा हूँ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो इस वाले पे आ जाओ, इसमें डिविएशन और डिस्पर्जन नहीं है। अगर डिस्पर्जन नहीं है तो यहाँ पे डिस्पर्जन ना होने का मतलब, डिस्पर्जन ना होने का मतलब नो कलर। कैसे पता नो कलर? क्योंकि टूटा ही नहीं रंगों में, स्प्लिटिंग हुई नहीं। जब स्प्लिटिंग हुई ही नहीं तो कलर भी नहीं आए, जब कलर नहीं आए तो क्रोम भी नहीं आया, क्रोम मतलब कलर। तो जब क्रोम ही एब्सेंट है तो ए क्रोम बोल देंगे इसको, तो इसको बोलेंगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो अगर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन उसने बोल दिया तो क्या कहना चाह रहा है वो तुमसे? हाँ, तो वो कह रहा है डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सही बात है, ठीक है। भाई नहीं, मैं तो खा लेता, पर वही है ना, मैं फ्रेश भी नहीं हूं अभी, बताया ना अभी, तो ये दिक्कत है ना। जी तो कर गया बहुत, भूख तो बहुत ही तेज लग रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी निकल गई, मिल गया तुम्हें खाने को वरना सब मेरे पेट में होता। तो मैं इस इंतजार में था ना, मेरा काम रुका हुआ है, कब कब मेरे को तो लगा भाई आवाज आएगी, आवाज आएगी। नहीं खा पाना है, काम बहुत जरूरी था। मैं सोच रहा था कि ये कॉफी बना के पीऊंगा, लाइट आ जाएगी, खाना खाऊंगा तो नींद आएगी। कुछ भी नहीं हुआ फिर, वो ऐसी कैसी रखी हुई है उसमें, अभी भी पता नहीं वो खट्टी होगी क्या होगी, जो भी है। पियोगे? क्राउन एक मटेरियल होता है, ग्लास टाइप ही। ये वो नहीं है, ताज नहीं है ये एक मटेरियल है, जैसे ग्लास होता है ना, फ्लिंट ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, ऐसे ही क्राउन ग्लास होता है। हाँ, वो फ्लिंट है, फ्लिंट ग्लास। देखो सवाल में एक बार समझा देता हूँ। 2 डिग्री की डिविएशन किस में आई है? येलो कलर में, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि मेरे पास 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म है क्राउन का और एक प्रिज्म है फ्लिंट का, मटेरियल है दोनों। इन दोनों का अपना अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो क्या क्या है? इसका है येलो के लिए 1.5 और दूसरे वाले का येलो के लिए है 1.6, ठीक है। और ये ओमेगा क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर। तो क्राउन की डिस्पर्सिव पावर 0.02, फ्लिंट की डिस्पर्सिव पावर 0.03, और उसने क्या करके दिया है हमें? एक्रो। एक्रो मतलब डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है। और तो उसने पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्राउन ग्लास वाला जो प्रिज्म है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, वो पूछा। सवाल समझ आया? जब ये ला ही रहा था तो कोलगेट ब्रश ना ले आता, बता रहा, मंगवा लेता। 10 रुपए की पेस्ट की ट्यूब आती है, 20 रुपए का ब्रश आ जाता है। कल ये नहीं लाएगा तू? किसकी? कच्चा मैदा? ओए पका के लियो, ऐसा मत ले। पता लगे जानबूझ के ऐसी खिला रहा, आगे से कोई लंच भी ना खाए।
वो तुम्हारे गलत खाना खिलाया। थोड़ा सा बस वही है, थोड़ा सा एक दो स्टेप फालतू लगेंगे इसमें, बाकी सवाल आसान ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। भाई डिविएशन तो है 2 डिग्री, कसम खाया उसने। मरा कौन है? डिस्पर्जन मरा है। डिस्पर्जन मरा है तो मतलब थीटा 1 बराबर, और थीटा 1 किसके बराबर होगा? एन वी डैश माइनस एन आर डैश इनटू में ए डैश। ठीक है। अच्छा, पर मुझे तो वाई पता है। एन वी प्लस एन आर बाय 2, ऐसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यही निकालो। मुझे पता है एन वाई इसके बराबर है, एन वाई डैश 1.6 के बराबर है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी? अब एक और चीज ध्यान से सुनना। तुम इसको कर तो सकते हो, बहुत लंबा जाएगा, पर मैं चाह रहा हूं तुम ये चीज सीखो कि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 होने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको थीटा 1 को लिख सकता हूं एन वाई, ध्यान से सुनना, -1 इनटू ए। ये क्या लिखा मैंने? नहीं, ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने डिविएशन लिखा किसका? येलो का। और येलो का ही डिविएशन सबसे ज्यादा क्लोज होता है किसके? अब समझ आया उसने येलो ही क्यों दिया है? तुम कहां वायलेट रेड के चक्कर में पड़ रहे हो? समझ आया? तो सबसे पहले मैं किसकी कंडीशन लिखूंगा? थीटा 1 बराबर थीटा 2 बाद में करेंगे, पर मुझे ये पता है कि 2 डिग्री की डिविएशन है। अगर डिविएशन 2 डिग्री की है तो 2 डिग्री की डिविएशन का मतलब ये है, पहली जो मेरी डिविएशन थी मतलब, और ये दूसरे वाली जो डिविएशन है उसका डिफरेंस कितना है? तो लगा दो। एन वाई बोलो कितना? 1.5 माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि दो प्रिज्म है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म भी नहीं पता, तो मैंने इसको ए मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लूंगा? ए डैश। 1.6 माइनस 1 इंटू ए डैश, क्या बराबर 2 हो जाएगा? याद बताओ, कोई भी दिक्कत? अच्छा, तो अगर ये आंसर आ चुका, मुझे अगर ए और ए डैश मिल जाए, ए और ए डैश मिल जाए, फिर रिलेशन मिल जाए किसी के भी बीच का, तो अपना काम बन जाएगा। तो मुझे क्या निकालना चाहिए? और उसके लिए मुझे मेरे पास ही है। लगा पाओगे बुद्धि? अब बताओ क्या कर सकते हो तुम? इतना मैंने तुम्हें क्या निकालेंगे? डिस्पर्शन पावर से निकाल लेंगे, क्योंकि उसने मुझे ओमेगा दिया है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, ओमेगा थीटा अपॉन येलो होता है, तो थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा डेल येलो। हो गया, कुछ नहीं बचा अब सवाल में। यहां तक अगर तुम सोच पाए, सवाल यहीं खत्म हो गया, बाकी अब मजदूरी है। पूरा सवाल सिर्फ इन दो बातों के इर्द गिर्द दौड़ रहा था। ठीक है। तो थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो मैं क्या कर दूंगा? ओमेगा 1 डेल वाई 1 बराबर ओमेगा 2 डेल वाई 2। तो ओमेगा 1 कितना है? 0.02, और डेल वाई 1 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू ए, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं 0.5 इंटू ए बराबर 0.03 इंटू 0.6 इंटू ए डैश। क्या मैंने रिलेशन निकाल लिया? ए डैश को ए के टर्म्स में निकाल के यहां फेंक दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ए डैश को निकाल दो। ए डैश ये कितना हो गया? 6 18, तो नीचे गया 18, ये आ गया 10। ठीक है। अब यहां रख लो इसको, तो ये कितना है? 0.5 है, कोई दिक्कत? और ये कितना है? पॉइंट ए डैश। तो एक काम करो ना, ये भी क्यों कर रहे हो तुम? मैं तो कह रहा हूँ ये 0.6 ए डैश है। अच्छा 18 है, ठीक है सही था, बटे 18 सही है। 10, हाँ हाँ, वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो छोड़ो, आलस भी तो कोई चीज है। हाँ ठीक है, ये 6 18 10 तो इसमें समा गया, तो ये आया a बाई 3, तो कितना आ गया? 0.3 a बराबर 2, ऐसा। तो a आ गया 3 दूनी 6, 6 बटा 0.5, 5 12 12 आ गया, तो ये आ गया 12। और उसने क्या पूछा था? क्राउन ग्लास का
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिंग एंगल ही तो पूछ रखा था नहीं, अच्छा एन पूछा है तो एन निकाल लेंगे। ए आ गया अपने पास, तो ए आने के बाद मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है क्राउन का, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एन क्राउन। ये क्या हो जाएगा, डेल वाई किसका, क्राउन का, -1 इंटू ए कितना 12, क्राउन वाले का 12 ही है ना, पहले कौन सा दिया उसने, हाँ क्राउन, तो पहले वाले का हमने क्या मान रखा है, ए, तो जो ए आया वो पहले, अगर वो मेरे से पूछता फ्लिंट का तो क्या रखते उसमें, ए डैश रखते, ठीक है। अच्छा, और फिर उसने पहले क्राउन बोला है तो 1.5 यहां दिया हुआ है, तो ये 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू 12, ये आ गया डिविएशन। अच्छा मुझे डिविएशन तुरंत निकालना है, क्या, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, डिविएशन निकाल रहा था, मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसीलिए मिट होया, हाँ। अच्छा एन निकालना है ना अपने को, तो एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन, मिनिमम नहीं है ना, मिनिमम नहीं है ना, तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। आई और आर भी नहीं पता, उसने एन क्राउन नहीं पूछा होगा फिर, वरना सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। यही पूछा हुआ उसने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, ए ही पूछा हुआ है, हाँ यही पूछा हुआ है, यही सवाल खत्म हो गया। उसने पूछा है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिंग एंगल इंडेक्स नहीं, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ क्राउन प्रिज्म, यही पूछा है, ठीक है। निकलने को एन निकल जाएगा, पर वही लंबा पड़ेगा काफी। एन वाई क्लोज होगा उसके एन के, ये एन वाई क्लोज होगा एन के, जैसे उसने बोला कि एन वाई 1.5 है, तो मैं यही बोल सकता हूं कि मेरा एन लगभग किसके बराबर होगा, क्राउन का 1.5। और अगर एग्जैक्ट निकालना है तो फिर लंबा पड़ जाएगा वो काफी, फिर उसके लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा ए के थ्रू, वो सब चीजें निकलेंगी, तो इतना लंबा हो जाएगा, फायदा नहीं है। अच्छा एक बहुत ही आसान सा सवाल, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, यही 6 डिग्री इसका एंगल है, और एन आर 1.6 है, एन वी 1.8 है, डेल आर निकाल दो, डेल वी निकाल दो, थीटा निकाल दो, डेल एम निकाल दो, ओमेगा निकाल दो, ये सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 तो इंटू में ही, इंटू में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6, तो ये आ गया 3.6। ऐसे ये कितना आ जाएगा, ये कितना है 1.8 है ना, तो 4 पॉइंट यही आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो 4.8 माइनस 3.6 1.2, क्यों बता क्या होता है, और सोच, तुम इसको ऐसे निकालने की सोच रहे थे कि पहले इसका पूरा फॉर्मूला लिखो, क्या लिखो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, अरे तो तुम निकाल लिया ना दोनों अलग अलग। अच्छा ये मिनिमम डिविएशन, या सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ, मीन डिविएशन, सॉरी मीन डिविएशन मतलब येलो, तो क्या आ जाएगा, दोनों का सम बाय 2, इसको जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर दो, 3.6 4.8 बटा 2, तो 8.4 बाय 2 इज 4.2, ठीक है। ये आ गया एन वाई, तो अगर मुझे डेल मीन निकालना है तो वो क्या किसके बराबर आ जाएगा, -1 इंटू ए कर देंगे, ये निकाला, और ये निकालने के बाद 4.2 -1 इंटू, और ए कितना है 6, ठीक है। अच्छा एक और चीज पूछना चाहता हूं मैं, अगर मैंने कहा कि मेरा रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये, वायलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये, तो येलो का कितना आएगा, कितनी जल्दी निकाल सकते हो, मीन निकालना है इनका, तो मीन कितना आ जाएगा 1.7। कभी भी अगर तुम्हें दो दो ऐसे नंबर दिए हो एक छोड़ के एक, तो जो बीच वाला है वही मीन आता है, आई बात समझ, अरे बचपन में पढ़ा होगा ना, तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे निकालने मत बैठना, सीधा 1.7 कर देना, ओमेगा थीटा अपॉन डेल वाई, मतलब यही तो था, ये डेल वाई मीन ही तो था, तो ये आ जाएगा 4.2 -1 इंटू 6
और थीटा कितना निकाल रखा हमने 1.2। हो गए सारे फॉर्मूले रिवाइज, ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना। तो इसमें कोई दिक्कत अब किसी भी प्रकार की? बस रिफ्रैक्शन रह गया। अब रिफ्रैक्शन में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बेस तो तुम्हारा बनवा ही देता हूँ। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, अगर रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस की मांग रहे हैं तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस एक, वो है n1 अपॉन u, n2 अपॉन v, n2 अपॉन v में से n1 अपॉन u घटा दो, फिर n2 माइनस n1 अपॉन r कर दो। ये एक कर्व्ड सरफेस है, और इसमें n1 का मतलब क्या है? n1 का मतलब है फ्रॉम, और n2 का मतलब है टू, ठीक है। बाकी मैं फंडेबाजी बहुत ज्यादा कर सकता हूँ इसमें, मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें, ऑब्जेक्ट को हमेशा किसमें फिक्स कर दो? n1 में, और इमेज को हमेशा किसमें फिक्स कर दो? n2 में। और जो भी ऑब्जर्वर देखता है वो हर किसी को अपने ही मीडियम में पाता है, ऑब्जर्वर हर किसी को अपने ही मीडियम में पाता है, ठीक है। या तो कोई दिक्कत? इसका, इस लाइन का लेकर का तात्पर्य ये है कि मान लो ये कोई मीडियम है, तुम यहां हो और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तुम्हें ये वाला किसके हिसाब से, इसकी कोई प्री इमेज बनेगी, इसकी कोई इंटरमीडिएट इमेज बनेगी, इसकी कोई इंटरमीडिएट इमेज बनेगी। वो इंटरमीडिएट इमेज अगर बाहर बन गई तो भी ये ऑब्जर्वर उसको इसके अंदर देखेगा। इस लेवल पे अभी हम जान ही रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाली एनालॉजी तुम्हें नहीं दी, इसलिए मैंने तुम्हें ये वाली एनालॉजी चिपका दी। क्वेश्चन करवाते टाइम मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, है ना, वरना अभी तुम्हारे दिमाग में यही बात लगी रहेगी कि इसमें ये देखो वो देखो फलाना टिमका। तो अभी तुम्हें बस दो बातों का ध्यान रखना है, n1 मतलब फ्रॉम, n2 मतलब टू। क्लियर है ये बात? ठीक है। जैसे एग्जांपल, बताओ इमेज कहां बनेगी? क्या एक कर्व सरफेस है, रिफ्रैक्शन हो रही है, और ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, और ये इसका पोल या ऑप्टिकल सेंटर, जो भी तुम बोलना चाहो, सारी दूरी पोल से मेजर होती है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, और मैं जितनी भी चीजें मेजर करूंगा सारी की सारी पोल से मेजर करूंगा। बस ये कुछ कुछ बातें याद हो, सब हो गया। तो देखो यही लगवा दो ना, मेरे को बताओ n2 कितना? 1 अपॉन v नहीं पता तो साइन भी रखेंगे, माइनस n1 कितना? 3/2। अच्छा, पोल वहां है, इससे रे ऐसे निकलेगी, तो 40 माइनस का होगा प्लस का होगा? माइनस का, बराबर n2 1 माइनस 3/2। अच्छा मेरे को r बताओ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये r इसका 20 दिया हुआ है, मैं इधर से जा रहा हूं, इसका कर्वेचर क्या इस साइड नहीं पड़ेगा? तो वो भी कितना आ जाएगा? माइनस का 20। बताओ ये सारी बातें क्लियर है क्या? तो निकाल लो अब इसको, 1 अपॉन v, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 3/80, ये माइनस 0.5 मतलब माइनस आधा अपॉन -20, तो प्लस का 1/40। तो 1 अपॉन v किसके बराबर आ गया? 1/40 माइनस 3/80। तो यहां कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3 मतलब 1/80। ये आ गया 1 अपॉन वी, तो वी कितना आ गया? -80 सेंटीमीटर। क्या इस फॉर्मूले को लगाना आ गया? तो इसका मतलब यहां मेरी कहीं इमेज बनी, कितनी दूर पीछे ही? 80 सेंटीमीटर। ऐसे लगता है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने तुम्हें फॉर्मूला लगा के बताया। कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूला किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो पक्के से? ये बताओ, ये दूरी है,
मिला लेना सब अपना। ये तो सबको आता ही है। यहां तक मैच कर लो, सबका सेम आ रहा है ना। कैसे? हाँ 8 चौक 32। अच्छा, मेरा बचपन था नहीं ना भाई, मैं सीधा बड़ा हुआ हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करूँ भाई मैं? ऊपर 13। हो गई मजदूरी पूरी? सबका ही आ रहा है पक्का? करा ही नहीं होगा? क्यों? इसका बैग छीन लेना आज, क्योंकि जो व्यू मुझे आ रहा है और वो बगल में उसके कुछ नहीं, मारूंगा क्लास खत्म होने के बाद, खाऊंगा नहीं। करे आगे। अब सीधा काम की बात करते हैं। सबसे काम की बात यही है, पावर, किसी भी लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले एक छोटी सी चीज है, लेंस फॉर्मूला। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, उफ अपॉन यू प्लस एफ, ठीक है? और क्या? अच्छा, इससे पहले जो हमने उसके लिए किया था, मिरर के लिए, उसमें यहाँ प्लस की जगह क्या था? माइनस था, बस और कुछ नहीं। खैर, वो यहीं से ही आया, वो वाला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वहीं से ही आया। तो पावर किसी भी लेंस की लिखी जाती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यूनिट डायोप्टर होती है, और 1 अपॉन फोकल लेंथ किसी भी लेंस की होगी म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 पहले वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 दूसरे वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पहले और दूसरे ये कैसे पता लगता है? जिस पे इंसिडेंट रे पहले टकरा जाए वो R1, और जिस पे बाद में टकराए वो R2। जैसे मैंने कहा कि ये इंसिडेंट रे है, तो क्या ये होगा R1? अगर मैं बोलता ये इंसिडेंट रे, तो क्या ये होता R1? तो इस वाले के लिए R1 ये है, इस वाले के लिए R1 ये है, इस वाले के लिए ये वाला क्या हो गया? R2। इस वाली रे के लिए, रे 2 के लिए ये हो गया R2। R1 हमेशा ही, देख लेते हैं। और कुछ? कितनी वेरिएशन है R1 R2 की? इसीलिए मैंने ये सिखाया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जिस पे पहले टकराओगे वो R1 है। अब देख लेना वो R1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने है चीज, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है दुनिया फॉर्मूला याद नहीं कर पा रही? वो साइन नहीं बना पा रही। और वो साइन क्या होता है? बस यही कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो इंसिडेंट के,
उस डायरेक्शन में जो भी चीज आएगी वो तो लोगे पॉजिटिव, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे U हो, चाहे V हो, चाहे F हो, वो सब क्या लोगे? पॉजिटिव। किसकी डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। सारे डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे? पोल से। अब पोल से मेजर कर रहे हो तुम, मान लो यहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, रे उधर जा रही है, तुम भी पोल की तरफ उधर जा रहे हो, तुमने तो यू पॉजिटिव ले लिया, लेकिन ये गलत है। यू कहां से मेजर करोगे? पोल से। तो पोल से जब तुम ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो तुम उल्टे जा रहे हो, किसके? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से। ठीक है, समझ में आया? जैसी मान लो यहां इंसिडेंट रे गई, तो ये पहले वाला R1 बना, और ये R1 क्या नेगेटिव होगा? समझ आया? ऐसे ही अगर तुम यहां जा रहे हो, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो पहले वाला R1 क्या पॉजिटिव होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ऐसे देखते हैं साइन। अगर तुम्हें साइन देखना आ गया, कुछ भी नहीं है बस। यहां तक सारी बात क्लियर है? क्योंकि मैंने फॉर्मूला फॉर्मेट में उसी में लिख दिया कि लेंस और सराउंडिंग। अब तुम्हें ये भी खेलनी है कि किसका पहले लिखे किसका बाद में, लेंस अपॉन सराउंडिंग का खत्म करो बात। कोई दिक्कत? तो लेंस अपॉन सराउंडिंग -1 और 1/R1 - 1/R2, ये क्या आ गई? पावर। और पावर किसके बराबर होती है? 1/F। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि मैंने हवा में एक लेंस लटका दिया, हवा में एक लेंस लटका दिया, लेंस बदल जाएगा क्या हवा में लटका लटका? आज वो मतलब मान लो कांच का है तो कल वो प्लास्टिक का हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। किसी ने घिसा नहीं उसको, किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करी, क्या उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? अच्छा, आसपास की हवा भी नहीं बदल रही, एनवायरनमेंट भी चेंज नहीं हो रहा, तो देखो क्या क्या फिक्स हुआ? म्यूएस फिक्स हो गया, म्यूएल फिक्स हो गया, R1 R2 ज्योमेट्रिकल फिक्स हो गए। इस पूरे RHS में क्या बदला? तो ये भी क्यों बदलेगा? तो ये भी नहीं बदलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात? अगर ये नहीं बदल सकता तो क्या हर लेंस का फिक्स हो चुका है? हाँ, तो फोकल लेंथ तो वैसे भी फिक्स होती है चीजों की। इधर आ जाओ, क्या यहां पे भी तो ये फिक्स होगा फिर? लेकिन यू और वी फिक्स है क्या? नहीं। इसका मतलब यू और वी बदलेंगे और इस तरीके से बदलेंगे कि एफ पे फर्क ना पड़े। समझ में आया? यू और वी किस तरीके से बदलेंगे? एफ पे फर्क ना पड़ेंगे। तो क्या मैं इस डब्बे को थोड़ा सा और फैला के ऐसे भी लिख सकता हूं? इस डब्बे में सारे फॉर्मूला आ गए दुनिया जान के, कुछ ही निकाल लो अब। क्या सारी बातें क्लियर हैं? एफ यू और वी पे नहीं करता? किसने कहा करता? नहीं करता। अच्छा, ये जो फोकल लेंथ है, क्या यहाँ पे ये फोकल लेंथ R/2 के बराबर होती है? क्या यहाँ पे फोकल लेंथ R/2 के बराबर होती है? लेंस की फोकल लेंथ लेंस के रेडियस और कर्वेचर के आधी होती है क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक आर नहीं है, उसका दो आर है। दोनों आर सेम होंगे क्या? नहीं। अगर दोनों आर सेम नहीं है, R1 R2 है, तो कौन से वाले की सुनोगे? किसका आधा करोगे? किसी का भी आधा नहीं करोगे। इसीलिए फॉर्मूला है। खुद सोचो ना यार, अगर इसका एफ का R/2 फॉर्मूला होता है, ये क्यों लगाते हैं? हम R/2 लगाते ना। समझ? तो इसीलिए यहाँ पे एफ R/2। और जब तुम पोजीशन देखते हो तो तुम्हें क्या आदत होती है? लेंस में क्यों दिक्कत आती है? और दिक्कत बताता हूँ लेंस में क्या क्या दिक्कतें होती है। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे 6 पोजीशन थी, उन 6 पोजीशन से मुझे कहीं भी ऑब्जेक्ट दे दो, मैं इमेज बना सकता था। ऐसा हुआ करता था। और मैं हर किसी को फोकल लेंथ के हिसाब से देखता था। फोकल लेंथ पे है तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ से पीछे है तो इमेज, इमेज सी से पीछे है ना, सी पे है तो सी पे, और एफ से आगे है तो वर्चुअल और बड़ी और इरेक्ट। ये सारी बातें क्लियर है? तो वहां पे फोकल लेंथ से कंपैरिजन हो रहा था, फोकल लेंथ एक ही थी और वो आर की आधी थी, वो भी पेरेक्सियल रेज के लिए। यहां पे बताओ, क्या मैं फोकल लेंथ से कंपेयर करके निकालूंगा? क्या मैं बोल सकता हूं फोकल लेंथ पे रखा हुआ इन्फिनिटी पे बनेगा? कौन से वाला इन्फिनिटी भाई? किसका फोकल लेंथ? इस वाले R1 का या इस वाले R का? कौन से का फोकल लेंथ? पता ही नहीं अपने को। तो इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ के हिसाब से कुछ भी, और ये गलती मत कर देना, ये 1/f 1/v - 1/u है, यहाँ पे 1/v + 1/u है। यहाँ पे फोकल लेंथ इन पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पे इन पे डिपेंड नहीं कर रही फोकल लेंथ। इनके थ्रू हम निकाल सकते हैं बट डिपेंड नहीं करती इन पे। क्लियर है वाली बात? तो क्या अब इनफ चीजें समझ में आ चुकी है कि ये पाप है? बट व्हाट इफ R1 = R2? हमेशा नहीं, उसमें भी साइन है, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ही होना चाहिए। तो 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/R1 + 1/R2, और R1 R2 बराबर है तो 1/R + 1/R 2/R हो गया। क्या हो गया? 2/R। कोई दिक्कत? मान लो 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर एयर है 1, तो 1.5 - 1 इज आधा, तो कितना आ गया? आधा। ये किसके बराबर है? तो F किसके बराबर आ गया?
ये हो सकता है। समझ आया? इस पे अगर तुम्हें ये वाली चीज करनी आती है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, नहीं आता वो समझ में। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है 3 स्टेप पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है वो समझ में आने के साथ। हाँ ठीक है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें काम की होती है। दोबारा से, अगर मेरे दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गए एक ही लेंस के, है ना, और लेंस है डेड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, और बाहर हवा है, तो मेरी फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाती है? आर के। इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाएगी, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाएगी। तो जहां फोकस पे है वही आर है, और वही इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों है। अगर इस बात का फायदा उठाओ तो वो टफ वाले सवाल इजी हो जाते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई पक्के से? ठीक है। हाँ चलो ये पूरी, कोई नहीं। अच्छा इस फॉर्मूले में बाद में आएंगे, पहले एक सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं पहले। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाऊंगा, इधर बता रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना दूंगा, कॉनकेव लेंस ऐसे बना दूंगा। ये क्या है और ये क्या है? उसके कहने पे मैं बदलने वाला था, फिर मेरे को याद है नहीं मैं सही हूं। ये याद रखना है ना, वहां पे फिर ये सब नहीं खेलेंगे, अरे बहुत टाइम लगता है इन सब में, और डायग्राम भी सही नहीं बनता। तो जैसे बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। मैंने कहा कि लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 है, वो पूछ रहा है तुमसे एफ निकाल दो अगर ये सेटअप सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया। अरे वो तुमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ निकालो, मान लो ये मेरा लेंस है, कोई भी हो सकता है, उसने नहीं बताया कौन सा है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जिस मटेरियल का ये लेंस बना है उसी मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ही रख दिया मैंने, बाहर और अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। 1/f, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना आया 1/r1 माइनस 1/r2, इंटू 0 है तो 0 ही आएगा, अगर 1/f 0 है तो f इंफिनिटी है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, बेंडिंग नहीं हो रही, स्ट्रेट जा रही है वो, बिल्कुल कन्वर्जेंस ही नहीं उसके पास, ना डाइवर्जेंस है ना कन्वर्जेंस है, तो कभी भी लाइट बेंड हो ही नहीं सकती, तो जब बेंडिंग ही नहीं है फोकल लेंथ क्या कर रही है वहां, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलेंगे कि बेंड तो ये करेगा, शक्तियां तो हैं, पोटेंशियल है, पर कहां? इन्फिनिटी पे। वही कि देर है अंधेर नहीं, यही मतलब होता है एग्जैक्टली इस बात का, कि आदमी जीता रहता है जीता रहता है, कोई तो हमारी मदद करेगी, कोई ऊपरी शक्ति, जिंदगी खत्म हो जाती है, बात वही है, अंधेर है देर नहीं। देख ऐसे गेट बज रहा है ना, ये वाला सुनाई दिया, तुम्हारा नहीं सुनाई दिया मेरे को। हाँ तो ये है ना असली बात। भाई 15 मिनट पहले आया हूँ टाइम से, वो भी गालियां सुन के, वो भी सबकी वो आई स्टेयर होता है ना वो वाला, कि जा रहा है, आज भी जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल मैंने बनाया और मुझे बताया मैंने कितनी मेहनत करके बनाया, तो मैं ही फॉलो नहीं करूंगा दुनिया में कौन करेगा? ये बताओ। सवाल समझ आ गया? लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, फोकल लेंथ इतनी है, उसको डुबो दिया इस मीडियम में। अब वो पूछ रहा है कि एफ इन लिक्विड क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो देखो, तो तुम मेरे को बता दो, मेरे को करवा दो, मैं खुद से नहीं कर रहा। तुमने क्या लिखा? 1/f पहले का, जब ये डूबा हुआ नहीं था, तो तुमने क्या लिख दिया उसको? 1.5 माइनस 1, तब तो हवाई थी बाहर, इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। फिर उसके बाद तुमने क्या लिखा? बाद में ये बदल चुका है, बाद में बदल चुका है, कितना हो चुका है? F1 हो चुका है,
बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.42 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। क्या इन दोनों को डिवाइड लगा दूं? ये जो नहीं चाहिए कट गया, ऊपर आ गया 0.5, ये ऊपर जाएगा तो F1, ये नीचे आ जाएगा तो F, और नीचे क्या आ जाएगा 1.5 में से क्या घटा दो 1.42 घटा दो, कितना आ जाएगा 0.8, 0.8 या 0.08, 0.08 आएगा ना, 0.08 और डिवाइड में 1.40, हाँ 0.08, ये जो भी है सोल्व कर लोगे, कर लेना, ठीक है। यही क्या है, क्या आंसर आया 71/2 कह रहा है ये, गलत आ रहा तो मुझे छीन लेना इससे, 33/4, 33/4 लगभग 8 और 9 के आसपास, हाँ तो लगभग 8 के आसपास, वैसे भी उसने अप्रोक्सीमेशन, हाँ तो 8.8 है तो 9 आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए तो 9 लिख देना। अरे लो भाई लो, वो तुमसे वी निकालने को पूछ रहा है, इसका 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो वी कैसे निकालोगे, यहाँ पे वी हो जाएगा यूएफ, यू कितना -15, एफ क्योंकि इसका पहले वाला जो इंटरफेस आएगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और कितना होगा दिया होगा, रुको, हाँ 10 दिया हुआ है, एफ ई 10 दे दिया, ठीक है, तो कितना आगे, अच्छा यहाँ पे वैसे आर देगा भी नहीं, वो आर देने का मतलब ये नहीं है बाय 2 कर दोगे तुम, है ना, कितना 10 प्लस का, नीचे कितना आ जाएगा -15 प्लस 10, तो ऊपर आ गया 150, नीचे आ गया 5, तो 150 और माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ जाएगा 30, तो मेरी इमेज यहां बनेगी पीछे 30 सेंटीमीटर दूर, तो आगे बनेगी, कैसे पता, हाँ क्योंकि पॉजिटिव आया तो इन जिस डायरेक्शन में हम थे, अरे अच्छा ये करना था मेरे को, अबे यार मजे ले रहा है भी, हाँ ये आई 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अगर तुम्हें लेंस को फील करना है तो एक काम करना, फील करने के लिए इसको, ये जो मैंने यू दिया है तुम्हें उसे पकड़ लेना, शाबाश शाबाश, वो तो क्या बड़ा है, यू एक बार रख लेना इंफिनिटी, एक बार रख लेना 50, एक बार रख लेना 30, एक बार रख लेना 20, एक बार रख लेना 15, 15 तो ही, एक बार रख लेना 10, एक बार रख लेना 5, बस तुम्हें पूरे लेंस की फील आ जाएगी, कब कहाँ है क्या कर रहा है, फिर तुम्हें कोई रे डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल नहीं पूछ भी सकता है तुमसे, क्या फोकल लेंथ है इस पर, हाँ वो तो सवाल है यार, कुछ भी दे सकता है, वही तो बता रहा हूँ, वो दूसरे वाले की दे सकता है तो पक्की बात है दूसरे वाले की मदद से पहले वाले की निकल रही होगी निकाल के, फिर ऐसा हो सकता है ना, लिंक करे चीजों को, तेरे कहने का मतलब है क्या मुश्किल सवाल हो सकता है, हाँ हो सकता है, आओ करते हैं यार, टाइम नहीं है, उसने कहा है पॉइंट है 1 मीटर दूरी पे है, देखते हैं इससे कितना आ गया,
1 मीटर आगे, एक है यार, और ये है 0.5 इसका फोकल लेंथ। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट 2 मीटर बिहाइंड। इससे 2 मीटर दूर क्या रख दिया हमने? शीशा। अरे इसी के पीछे तो है, तो ये कितनी दूर है? इज प्लेस्ड 2 मीटर बिहाइंड द लेंस, पोजीशन फाइंड। बस ठीक है, अपना काम शुरू कर देना हमें। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, फिर यहाँ की टकराएगा, यहाँ के टकराएगा। डे डायग्राम पहले बनाना चाहिए बाद में, क्या पता ना टकराता आगे चला जाता है ना, तो इसीलिए पहले चीजें निकालेंगे। बस 2 रे निकाल दी मैंने इधर, इतना तो पक्का है। इसके आगे हम क्या निकालेंगे? वी। वी बोलो इसके लिए कितना आ जाएगा? यू एफ, यू कितना? -1, एफ कितना है? 0.5, प्लस का होगा माइनस का? प्लस का इनटू में, सॉरी नीचे -1 प्लस 0.5, तो ये आ गया प्लस का। इसका मतलब वी उधर बनेगी, और कितनी दूरी पे बनेगी? ऊपर है 0.5 और नीचे है 0.5, तो 1, तो यहां बन गई है। ठीक है, ये भी दूरी कितनी है? 1 mm नहीं, 1 मीटर। हाँ मीटर में अब ये यहाँ टकराई, भाई आगे जाके टकराएगी उस पर। उसने फाइनली पूछा है इसके बारे में, तो उसने कोई जिक्र भी नहीं किया। तो अब होगा क्या? ये तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा नया ऑब्जेक्ट। किसके लिए? उसके लिए, है ना। अब ये रे टकरा के जाएंगी इधर, ये रे टकरा के इधर जाएंगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? तो ऑब्जेक्ट कैसा बन गया अपना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये भी क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। किसके लिए? इस वाले लेंस के लिए दोबारा, क्योंकि इस लेंस की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, तो ये अंतकाल तक फैला हुआ है। ये रोशनी अगर इससे टकरा के इधर आएंगी तो इस लेंस के होके जाएंगी। ये लेंस छोटा नहीं है ऐसा तुम्हें भी मानना है। तो ये दोबारा से जो ऑब्जेक्ट बना है वर्चुअल, ये असलियत में इस नए ऑब्जेक्ट की इमेज थी, बट इस वाले के लिए फिर से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्योंकि प्लेन मिरर जितना आगे उतना पीछे, तो 2 मीटर था, 1 मीटर यहां बना, ये कितना बचा? तो पीछे भी कितना बना? तो ये दूरी कितनी? तो मेरे को बताओ इस लेंस से टोटल दूरी कितनी? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर, और डिस्टेंस कहां से नापते हैं? पोल से। पोल ये रहा, बताओ ये u +3 -3, -3, कोई दिक्कत? हाँ ये बता, इस लेंस के पास कहां आ रही है इंसिडेंट रे? कहां से आ रही है? इस ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, ये ऑब्जेक्ट उधर ही तो भेज रहा है। आई बात समझ? अब इस वाले ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर निकली है, पोल उधर है, इधर आओगे तो दूरी मेजर करोगे। समझ आया? और मुझे क्या निकालना है इसका? इससे कितनी दूर बनेगी इमेज, फाइनल इमेज कहां बनेगी? तो v निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो v बराबर uf u प्लस f। u कितना? -3, f कितना है उसका? 0.5, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। समझो कि कॉन्वेक्स है, ऐसे है, इधर जा रहे हैं, तो उधर बनेगा इसका, तो प्लस का आएगा। तो कितना आ गया? 0.5 का। समझ में आ रहा है साइन कन्वेंशन? अच्छा, ये u -3 प्लस 0.5, तो ये कितना आ गया? मीटर में आ गया 5 × 15 और नीचे आया 2.5, तो 150/25 6, तो ये आ गया 0.6। प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। अब प्लस इधर होता है इधर होता है ये तो नहीं पता हमें, हमें पता है इंसिडेंट जिधर है उधर प्लस होता है। तो इससे रे इधर निकली थी ना, तो ये इंसिडेंट रे है उस वाले के लिए, तो उस वाले के लिए प्लस भी क्या होगा? इधर। तो इधर कितना बताइए? 0.6। यहां बनेगी मेरी फाइनल इमेज, यहां बनेगी। और वो तुमसे पूछ रहा है शीशे से कितनी दूर बनी फाइनल इमेज? शीशे से कितनी दूर बनी फाइनल इमेज? तो 2.6 मीटर। तो क्या लिखेंगे? इमेज, फाइनल इमेज इज एट 2.6 फ्रॉम प्लेन मिरर। ये सवाल आसान था, बस इसने तुम्हारे बहुत सारे साइन कन्वेंशन और बहुत सारी जो तुम सोच नहीं पाते, शायद अटक जाते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाती तुम्हें, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। समझ आया सब कुछ? पक्का? विद्यारायण कसम, गुझी कसम, कभी अच्छी नहीं बन पाएगी, घर में देख ले। सबको समझ आई वाली बात? अब मैं एक चीज और बता के तुम्हें फारिग करता हूँ, फिर मैं भी निकलूंगा एक बार, फिर तुम दोबारा आ जाना एक बार। इसके बाद ऑप्टिकल डिवाइस और क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है। क्या?
हालत तेरी नहीं मेरी है, तो वो नहीं आता नहीं, वो उसमें एडवांस में कभी कभी पूछ रहे हैं, बहुत रेयर चांस है। अब उस रेयर चांस के लिए हम उतना टाइम नहीं खो सकते जितना उसमें लगता है। अब थोड़ा एफिशिएंसी भी तो देखनी है ना हमें। और फिर भी ये मिराज अगर तुम छोड़ भी दो तो मिराज तुम्हें पता है वैसे क्या होता है, इंडेक्स तुम्हें खेलना आता है, शिफ्ट के हिसाब से भी तुम्हें खेलना आता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मिराज की, मैं लिख के दे सकता हूँ। जरूरी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारे एक एक कॉन्सेप्ट, और एक एक कॉन्सेप्ट में कितनी डिटेल में कर रहे हैं अभी भी देख लो, और तब भी हम खत्म कर लेंगे, वो भी रोटेक जाए चैप्टर इतना बड़ा। हाँ तो इस फॉर्मूले पे मेरे को थोड़ी सी चर्चा करनी थी। पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ म्यू एल अपॉन में या फिर एन एल अपॉन में एन सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब मुझे इसके बेसिस पे तुम्हें पढ़ाना है टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेंस में तुम्हें पता है कि अगर ऐसा लेंस है तो इसका नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स क्या नाम होता है इसका? इसका प्लेनो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो प्लेन। अच्छा, और इसका प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका कॉनकेव, और इसका ठीक है, इसका और इसका बाय कॉन्वेक्स। खो गई बिल्कुल, गांठ लग गई है। अच्छा, और ये खत्म है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो। अच्छा चांद बना लो, ये चांद कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नहीं आता, मैंने कब कहा आता है? मजे लिए बस, ये नहीं आता है, लिख लो इसको, आएगा कुछ भी। अब आता क्या है वो बताऊंगा, अब आता क्या है वो बता रहा हूँ। अरे नहीं, क्यों डिस्कस कर रहा है इतना? और पीडीएफ पढ़ेंगे जो लोग, वीडियो देखेंगे वो तो पगला जाएंगे ना, यही आएगा, वो चांद बनाए बनाए घूम रहे हैं। खैर, टाइप ऑफ लेंस तो खैर मतलब की चीज नहीं है, मुद्दे की बात है कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, हाँ तेरे को बता समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऐसे नहीं बता सकते हम, ऐसे हाँ उस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे। अब पहले मैंने मान लो कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक का बताऊंगा सबका अपने आप आ जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से मैं आया, ये रही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव, ठीक है। बाहर मैंने एयर ले ली, अंदर मैंने ग्लास ले लिया, बाहर एयर अंदर ग्लास। तो मेरे को बताओ क्या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है? ठीक है, तो एनएल अपॉन एनएस करेंगे, एनएल अपॉन एनएस करेंगे तो क्या 1 से बड़ा आएगा? और 1 से बड़े में से अगर 1 घटाओगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? तो ये वाला ब्रैकेट क्या सदैव ही पॉजिटिव हो चुका है इस वाले केस के लिए। अच्छा अब इधर आते हैं, ये क्या है? R1, ये क्या है? R1, और ये क्या है? R1 कैसा है? पॉजिटिव। R2 कैसा है? नेगेटिव। ये बात समझ आती है? अच्छा अब यहां पे देखो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये अगर ये नेगेटिव हो गया तो मेरे को बताओ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 रखोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 नहीं आ जाएगा? तो ये वाला ब्रैकेट भी ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी आई? हेंस कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आने के लिए ये सब रिक्वायर्ड है जो पढ़ा है, और इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है क्या, पता नहीं भाई, साफ बात है पता ही नहीं हमें, जब डेटा मिलेगा तब बताएंगे। जैसे मैंने फिर से कॉन्वेक्स लेंस लिया, और इस बार ये एयर बबल है, एयर बबल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और बाहर ग्लास है, बाहर ग्लास है। तो मेरे को बताओ मेरा लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या छोटा है सराउंडिंग से? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब NL अपॉन NS छोटा होगा 1 से, -1 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब NL अपॉन NS -1 वाला जो ब्रैकेट था वो नेगेटिव आ चुका है। लेकिन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 में ये तो आज भी नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया हमेशा।
तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, क्या नेगेटिव आ गया, तो फोकल लेंथ क्या नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये अब डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये फोकल लेंथ डिसाइड करता है कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है। ये लेंस डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है, फोकल लेंथ डिसाइड करता है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग नहीं बोल सकता और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग नहीं बोल सकता जब तक मेरे को डेटा ना बताओ। ज्योमेट्री की वजह से तुम बोल सकते हो कि हाँ ये वाला हमेशा पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी ज्योमेट्री के हिसाब से, और ऐसी ज्योमेट्री के हिसाब से कॉनकेव को क्या बोलोगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें पहले वाला कौन सा कैसा होगा, R1 नेगेटिव होगा, और दूसरे वाला R2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो तुम 1/R1 माइनस 1/R2 को कैसे लिखोगे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला ब्रैकेट क्या होगा हमेशा कॉनकेव के लिए, नेगेटिव। लेकिन कल को ये भी नेगेटिव अगर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इस तरीके से देखते हैं। तो मैंने तुम्हें लेंस के लिए पढ़ाया, वो किसी भी हरकत कहीं भी कर सकता है, जरूरी थोड़ा लेंस के लिए। वो एमीबा को पकड़ ले और बोल दे बताओ इसका क्या है, ये उस वाले बैक्टीरिया में जाकर घुस गया, अब बताओ। और ये वाकई में होता है, ऐसे ऐसे कांड होते हैं। मान लो मेरे को कोई स्पीशीज ऑब्जर्व करनी है बैक्टीरिया की, और वो जिस मीडियम में है वो उस बैक्टीरिया के मीडियम से ज्यादा डेंसर है, तो मेरे को तो झूठ दिखाई देगा ना जो दिखाई देगा डाइवर्ज होके, और मुझे कन्वर्जिंग देखने की आदत है, तो मैं अपना लेंस पलटूंगा ताकि वहां करेक्शन हो जाए। आई बात समझ। इसीलिए जनरलाइजेशन में कभी भी किसी को ऐसे कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है और सॉरी कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है ऐसा नहीं बोलते, समझदार तो नहीं बोलते, है ना। अब आज तुम हो चुके हो उतना